चैप्टर 7 विश्लेषण एक अर्जित किया जाने वाला कौशल है। जब ठीक तरीके से विचार विमर्श किया जाता है तो एक बेहद महत्वपूर्ण नियम है जो विचार विमर्श के इस प्रयास की सफलता को निर्धारित करता है। कोई योजना या विचार बुरा नहीं होता है। इसका सिद्धांत ये है कि आप ये चाहते हैं कि हर कोई ऐसा महसूस करे कि उनके मस्तिष्क में जो भी विचार सामने आ रहे हैं वे उसे बेहिचक सामने रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हालांकि कई बार हमारे सामने ऐसे सुझाव भी आते हैं जो उपहास करने लायक होते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत कुछ छिपा होता है। कई बार ये बेहद बुरे विचार भी विचार विमर्श और विश्लेषण के कई दौर के बाद एक बड़े विजेता के अंकुर बनकर सामने आते हैं। जब आप एक विशेषज्ञ बन जाते हैं और अति उत्सुक होते हैं और आप अपने मस्तिष्क को काम करने की अनुमति देते हैं तो आपके पास विचार अपने आप ही आने लगते हैं। ये दोहराव जैसा लग सकता है क्योंकि मस्क कहते हैं कि उनके अधिकांश श्रेष्ठ विचार या तो नहाते समय या फिर सोने से ठीक पहले या फिर बर्निंग मैन के दौरान आते हैं। वे कहते हैं कि उनका ये मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क आराम के दौरान काम करता है और फिर विचार अक्सर अचेत कालावधि में ही आते हैं। आपके सबसे रचनात्मक विचार कहाँ आते हैं? कोई विचार तो इतना अधिक गजब का लग सकता है कि आप ये सोचकर आश्चर्य कर सकते हैं कि आखिर ये अब तक किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आया। आप सपने में अपने नए उत्पाद को तैयार करने वाले कारखानों और अपने पहले भाग्य को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार थोड़ा बहुत विश्लेषण करने के पश्चात ये पता चलता है कि इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है कि अब तक किसी दूसरे ने वो उत्पाद क्यों नहीं बनाया है या फिर वो सेवा प्रारंभ नहीं की। और आप निश्चित रूप से अपने उस शानदार विचार पर परिवार के 401 के दाव पर लगाने से पहले उसे जरूर जानना चाहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि इस बात के कोई मायने ही नहीं होते कि आपका विचार या योजना अच्छी है या बुरी, लेकिन ये देखा जाता है कि आपके पास मौजूद वित्त, समय, प्रतिस्पर्धी नियंत्रण के अलावा अन्य कारकों के चलते ये साध्य है या नहीं। करीब 7 साल पूर्व मुझे एक शानदार विचार आया। मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि आपके आईफोन से संबंधित एक ब्लूटूथ फिंगर रिंग हैप्टिक अलर्ट के साथ बेतहाशा बिकेगी। मैं अक्सर चर्च के बाद या फिर अपने फोन को चालू करना और विभिन्न बैठकों के दौरान उसे बंद करना भूल जाता हूँ, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं उसे नीचे ही भूल जाता हूँ और उसकी घंटी नहीं सुन पाता हूँ। मुझे संकेत देने वाली एक हैप्टिक रिंग फिंगर का मतलब होगा कि मैं अपने फोन की घंटी को हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ। मुझे अब भी ये लगता है कि इसकी बिक्री शानदार होती, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना पड़ता और चीन में किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशना पड़ता जिस पर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र विकसित करने के लिए भरोसा कर सकता। मैं इससे 1 वर्ष पूर्व ही ऐप के एक शानदार विचार पर एक मोटी रकम लगा चुका था, लेकिन वो विदेशी ऐप कंपनी उसे काम लायक नहीं बना सकी। इसलिए मैं अपने कदम आगे बढ़ाने में हिचकिचा रहा था। मुझे इसके लिए कितना समय देना पड़ेगा, इसे धरातल पर लाने और बाजार तक पहुंचाने में आने वाली कुल लागत और अन्य उपक्रमों में मेरे समय की खोई हुई लागत पर विचार करने के बाद मैंने रिंग की योजना को छोड़ देने का फैसला किया और इसलिए ये अब एक खुला विचार है और अगर आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे विश्लेषण ने मुझे इसे छोड़ देने के लिए प्रेरित किया। अगर मैं 20 साल छोटा होता, मेरे पास अधिक वित्तीय संसाधन मौजूद होते और मेरे पास करने के लिए काम कम होते तो हो सकता है कि मैं इसके साथ आगे बढ़ता। एलन मस्क सुविदित रूप से ये कह चुके हैं कि ऑटो व्यवसाय में प्रवेश करना मूर्खता थी, विशेषकर एक इलेक्ट्रिक कार के साथ, और खासकर तब जब वे दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे होते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बोइंग और पृथ्वी के कुछ सबसे बड़े देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए रॉकेट का निर्माण करना बेवकूफी थी। उनके तमाम दोस्तों ने उन्हें इन दोनों ही कामों को ना करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने स्थितियों का विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इन पर प्रयास किया जा सकता है। असल में वे ऐसी स्थिति में थे कि पेपाल की बिक्री से मिली बड़ी रकम के साथ वे पैसे और समय को लेकर जोखिम उठा सकते थे। मनुष्य लगातार विश्लेषण करते रहते हैं। जब हम बीमार महसूस करते हैं तो राहत या फिर इलाज के लिए संभावित तरीकों को निर्धारित करने के लिए लक्षणों का विश्लेषण करते हैं। हर महीने
हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि अगली तनख्वाह से पहले हमारे खाते में कुछ डॉलर बचे रह जाएं। फुटबॉल के प्रत्येक खेल के बाद हम टीम के प्रदर्शन, कोच, खिलाड़ियों और कई बार तो रेफरियों तक का विश्लेषण करते हैं। दैनिक जीवन के लिए विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है, लेकिन हम सभी स्थितियों का विश्लेषण करने में अच्छे नहीं हैं। जो लोग विश्लेषण में सबसे अच्छे हैं वो ये काम करते हैं। पहले सिद्धांतों को देखकर शुरू करें, अत्यधिक शोध करें, अच्छे सवाल पूछें, विश्लेषण को श्रेणियों में बांटें, ताकत और कमजोरियों को अलग करें, ये निर्धारित करें कि किसे अधिक शोध की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधनों को तलाशें, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को ढूंढें और उन्हें सुनें। कठोर निर्णय लेने में देर ना करें। चरण 1, पहले सिद्धांतों को देखकर शुरू करें। वेरी हार्ड। आप अपने आप को दूसरों से बिल्कुल अलग सोचने और अपने आप को बिल्कुल ऐसा ही करने वाले अन्य व्यक्तियों को अपने चारों तरफ जमा होने के लिए कैसे प्रशिक्षित करते हैं, या फिर आप शायद ऐसा नहीं करते। मेरा मतलब है कि आप एक संस्थान में कैसे शामिल होते हैं। एलन मस्क। मेरे ख्याल से आमतौर पर उनकी दूसरे लोगों की सोचने की प्रक्रिया परंपरा से बंधी हुई या फिर उनके पूर्व के अनुभवों पर आधारित होती है। ऐसे में ये बहुत ही कम होता है कि लोग पहले सिद्धांतों के आधार पर कुछ सोचने की कोशिश करें। वे कहते हैं हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इसे हमेशा से ऐसे ही किया गया है, या फिर वे ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि किसी ने भी कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए ये अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सोचने का एक बेहद हास्यास्पद तरीका है। मेरा मतलब है कि आपको पहले सिद्धांतों की जमीन से तर्क का निर्माण करना होगा, जैसा कि भौतिकी में प्रयुक्त एक वाक्यांश में भी है। इसलिए आप मूल सिद्धांतों को देखते हैं और उससे अपने तर्क का निर्माण करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आपके पास कोई निष्कर्ष है जो काम आता है या काम नहीं आता है। और ये अतीत में लोगों द्वारा किए गए कार्यों से अलग हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि ऐसा सोचना काफी कठिन है, माफ कीजिएगा। वेरी हार्ड। इस प्रकार से सोचना इतना कठिन क्यों है और आप ऐसा करने में कामयाब कैसे होते हैं? मेरा मतलब निश्चित ही आपने इसका उलट भी सोचा होगा। आपने आखिरकार इस लीक को तोड़ा कैसे? एलन मस्क। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ही ऐसे ही सोचता था। मेरा मतलब है कि मैं हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में सोचता रहता था और पता नहीं वो चीज वास्तव में सच भी थी या नहीं। क्या कुछ और भी सच हो सकता है या फिर कोई इससे एक बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सकता है जो अधिक आकर्षक हो? मुझे नहीं पता। मैं प्राथमिक विद्यालय के समय भी ऐसा ही करता था और मैं हर चीज पर सवाल उठाता था, या फिर हो सकता है कि सवाल उठाना काफी हद तक अंतर्निहित हमारे स्वभाव में हो। द हेनरी फोर्ड साक्षात्कार https://www.henryford.org-visionaries-Ellen-musk-. कोई कह सकता है बैटरी पैक वास्तव में काफी महंगे होते हैं और वे हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं। ऐतिहासिक रूप से इनकी कीमत $600 प्रति किलोवाट घंटे होती है। ये भविष्य में इससे अधिक बेहतर होने नहीं जा रहे हैं। पहले सिद्धांत के मामले में आप ये कह सकते हैं कि इन बैटरियों में लगने वाले मूलभूत घटक क्या हैं? उन मूलभूत घटकों का शेयर बाजार मूल्य क्या है? इसमें कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन अलग करने के लिए कुछ पॉलीमर और एक सील कैन होते हैं। इसे सामग्री के आधार पर तोड़ें और बोलें, अगर हम इन्हें लंदन मेटल एक्सचेंज में खरीदें तो इनमें से प्रत्येक चीज की कीमत क्या होगी? ये $80 प्रति किलोवाट के करीब होगा। ऐसे में साफ है कि आपको इन सब अवयवों को खरीदने और एक बैटरी सेल के रूप में संयोजित करने के लिए दक्ष तरीके तलाशने होंगे, और आप ऐसी बैटरियां तैयार कर सकते हैं जो अन्य किसी की भी कल्पना से बेहद सस्ती हो सकती हैं। केविन रोज के साथ साक्षात्कार। अधिकांश नवाचार या आविष्कार एक मौजूदा दृष्टिकोण में वृद्धिशील परिवर्तनों के चलते होते हैं, या फिर किसी चीज को बहुत हद तक ऐसी चीज में बदलना जो पहले किया जा चुका है, या फिर दूसरा उत्पाद जिसे समानता के आधार पर तर्क वितर्क कहा जाता है।
स्मार्टफोन को बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, अलग अलग रंगों में बनाएं, कैमरे में अधिक लेंस जोड़ें और अधिक बैटरी जोड़ने के लिए एक पोर्ट को निकाल दें। ऐसे वृद्धिशील परिवर्तनों को निरर्थक या द्वितीय श्रेणी का मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। और जाहिर तौर पर मस्क सहित प्रत्येक नवोन्मेषक इस दृष्टिकोण को अपनाता है। जैसे क्लीन टेक्निका के अनुसार टेस्ला में सब कुछ विश्लेषण और वृद्धिशील सुधार की एक निरंतर प्रक्रिया से गुजरता है, और गीगा फैक्ट्री की असेंबली लाइनें भी कोई अपवाद नहीं है। जेरोम गुनियन ने सीएनबीसी को बताया कि कंपनी प्रत्येक उत्पादन लाइन की उपज, थ्रूपुट और क्षमता को सुधारने की दिशा में काम कर रही है। एक बार फिर ये न केवल उत्पादित होने वाले सेलों की संख्या को बढ़ाता है, बल्कि कंपनी की वित्तीय तस्वीर को भी बेहतर बनाता है। एक ही लाइन से अधिक बैटरी बनाने से प्रत्येक लाइन में निवेश की गई पूंजी पर बेहतर रिटर्न प्राप्त होता है। चूंकि तर्क वितर्क और नवाचार सभी रचनात्मक कामों का एक बेहद महत्वपूर्ण भाग है, मस्क अपने कर्मचारियों को लगातार पहले सिद्धांतों पर वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। आप किसी भी स्थिति में पहले सिद्धांतों को कैसे सुनिश्चित करते हैं? आइए एक बहुत ही सरल उदाहरण से जानते हैं, जो एलन मस्क की सूची में नहीं है। मैंने देखा कि व्यापारिक समस्या को सुलझाने के क्रम में पीयर टू पीयर दृष्टिकोण का उपयोग छोटे व्यवसाय के मालिकों को कम समय में बड़ी सफलता पाने में मदद कर रहा था। चूंकि इस तरह से छोटे व्यवसाय के मालिकों की सहायता करना मेरे जीवन का एक प्रमुख व्यक्तिगत लक्ष्य है, इसलिए मैंने तुरंत ऐसे समूहों को बनाने और बनाए रखने वाले सबसे अच्छे तरीके पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिसमें मास्टरमाइंड दृष्टिकोण भी शामिल है। मास्टरमाइंड दृष्टिकोण के ढेर सारे उदाहरण ऑनलाइन मौजूद थे, इसलिए मैंने शोध किया। पहला सिद्धांत ऐसा निकला: समूह का आदर्श आकार क्या है? एक समूह को अमूमन कितनी बार मिलना चाहिए? एक बैठक कितनी देर चलनी चाहिए? सदस्यता की लागत कितनी होनी चाहिए? बैठक को कैसे संरचित किया जाना चाहिए? आप सदस्यों का अधिकतम प्रतिधारण कैसे करते हैं? आप सदस्यों को कैसे तलाशते हैं? इसके बाद इनमें से प्रत्येक सवाल के लिए अधीनस्थ प्रश्न, शोध और जवाबों की आवश्यकता थी। लेकिन पहले सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए नया स्थापित किया गया व्यवसाय किसी अन्य मास्टरमाइंड समूह की नकल नहीं था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे दृष्टिकोण थे जो बिल्कुल नए थे। बेशक सब कुछ बिल्कुल नया नहीं था, कुछ की नकल की गई थी और कुछ मौजूदा समूहों में वृद्धिशील परिवर्तन थे। आप इस दृष्टिकोण का उपयोग किसी भी व्यावसायिक विचार, नए उत्पाद, नई सेवा या यहाँ तक कि नई आंतरिक कार्यप्रणाली जैसे कि बही खाता या नए ग्राहकों के लिए पूर्वेक्षण के रूप में कर सकते हैं। मस्क ने अपने कारखानों को उत्पादों के रूप में देखकर ऐसा बड़े पैमाने पर किया है। हमने महसूस किया कि असल समस्या, असल कठिनाई और सबसे बड़ी क्षमता कहाँ पर है। एक ऐसी मशीन का निर्माण करने में जो मशीन बनाती हो। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक फैक्ट्री का निर्माण करना है। मैं एक कारखाने के बारे में वास्तव में एक उत्पाद की तरह सोच रहा हूँ। गीगा फैक्ट्री का जिक्र करते हुए हमारी योजना बैटरी प्लांट को एक उत्पाद के रूप में संकुल करने की है, ताकि हम इसकी प्रतिकृति तैयार कर सकें। गीगा फैक्ट्री में सौर सेल के उत्पादन के बारे में बोलते हुए मस्क ने इस बात की ओर ध्यान दिलवाया कि पहले सिद्धांतों पर नजर डालने से ये स्पष्ट हो गया था कि उन्हें पैनलों का निर्माण नहीं करना चाहिए। वे एक कमोडिटी थे। लागत में कमी की संभावना उत्पाद के संतुलन में थी, इसलिए टेस्ला बाकी सब कुछ बनाती है। आपकी कंपनी के बारे में क्या? आप जो भी बनाते हैं या करते हैं उसके हर हिस्से पर विचार करें। इसे पहले सिद्धांतों में तोड़ दें, फिर बेरहमी से महत्वपूर्ण विचारों के साथ नवाचार करें। बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाएं और फिर परिणामी उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया में सुधार करें। चरण 2, ढेर सारा शोध करें। हम पहले ही कई बार अनुसंधान के पहलू के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बावजूद मुझे इस विचार को एक कदम और आगे ले जाने की अनुमति प्रदान करें। एक अच्छे परामर्श के फायदों पर मूल्य लगाने का कोई फायदा नहीं है। अनुसंधान के लिए इंटरनेट एक शानदार संसाधन है, लेकिन केवल रिपोर्टिंग होने के चलते ये भी मोटे तौर पर सीमित है, जो वास्तव में विज्ञान, इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि फेरबदल का काम नहीं करता है।
थॉमस एडिसन अपने वक्त के एलन मस्क थे। उनके आविष्कार अभी भी हमारी राहों को रोशन कर रहे हैं और शानदार नजारों और आवाजों को हमारे घरों और कारों तक ला रहे हैं। लेकिन थॉमस थोड़े वैज्ञानिक, थोड़े इंजीनियर और हर तरह से एक फेरबदल करने वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लाइट बल्ब की दिशा में 1000 विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ कोशिश की और उसके बाद सफलता उनके हाथ लगी। क्या उनकी प्रत्येक पुनरावृत्ति विज्ञान और इंजीनियरिंग पर आधारित थी? बिल्कुल भी नहीं। उनमें से कई तो सिर्फ ये काम करता है या नहीं ये देखने के लिए प्रयोग करें तकनीक का प्रमाण है। अनुसंधान के दौरान की गलतियां और हेरफेर अक्सर महत्वपूर्ण खोजों में परिणत होते हैं। नए विचार ऐसे विचारों को जन्म देते हैं जिन्हें कभी भी परीक्षण करने के लिए पहले विचार के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, वे विचार जो बिल्कुल अवास्तविक या फिर बिल्कुल बेवकूफी भरे प्रतीत होते हैं, कई बार ऐसे किसी विचार के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा साबित होते हैं जो सब कुछ बदल देता है। क्या आपकी कंपनी शोध करती है? क्या आपके यहाँ मंथन के सत्र होते हैं? क्या आप विचार विमर्श करने के लिए प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों को आमंत्रित करते हैं? क्या आप नवाचार को पुरस्कृत करते हैं? क्या आप एक ऐसे नियोक्ता के रूप में जाने जाते हैं जो परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या आप अपने क्षेत्र में एक प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं? कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो सर्वश्रेष्ठ की नकल करके काम चला लेती हैं। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप इस पुस्तक को सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा अधिक मस्कियन बनना चाहते हैं। मस्क अपना निजी समय और अपना काफी पैसा और ऊर्जा अनुसंधान पर खर्च करते हैं। चरण 3, शानदार सवाल पूछें। किसी भी उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया का विश्लेषण करने की प्रक्रिया के दौरान समाधान तक आमतौर पर पहुंचा जाता है क्योंकि सही सवाल पूछा गया था। एलन मस्क, हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी ने मुझे सिखाया कि ये पता लगाना कि क्या सवाल पूछना है अधिक कठिन काम है और एक बार आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आगे की राह आसान हो जाती है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें बेहतर तरीके से समझने के लिए मानवीय चेतना के दायरे और पैमाने को बढ़ाने की इच्छा रखनी चाहिए। इस दुनिया में सही सवाल आखिर हैं क्या? आप पत्रकारों की सूची के साथ शुरू कर सकते हैं। कौन, क्या, कब, कहां और कैसे। इसके बाद एक बड़ा सा क्यों जोड़ें और फिर क्यों नहीं। महत्वपूर्ण है प्रत्येक चीज पर सवाल उठाना। मेरे पास ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते बनिस्बत ऐसे सवालों के जिन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। रिचर्ड पी फेनमैन। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं और आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे के कारणों को सोचने को लेकर ना रुकें। महत्वपूर्ण यह है कि सवाल पूछना बंद ना किया जाए। अस्तित्व के लिए जिज्ञासा का अपना कारण है। एल्फ्रेड आइंस्टीन। अगर मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटे का समय है और मेरा जीवन उस समाधान पर निर्भर करता है तो मैं पहले 5 मिनट पूछे जाने वाले उचित सवाल को निर्धारित करने में बिताऊंगा और एक बार उचित सवाल का पता लगने के बाद मैं उस समस्या को 5 मिनट से भी कम समय में हल कर दूंगा। आइंस्टीन। आइंस्टीन का ये अंतिम उद्धरण वास्तव में सब कुछ बयां कर देता है और ये इतना अच्छा है कि मैं इस पर कुछ निर्मित करने की कोशिश में काफी संकोच महसूस करता हूँ। लेकिन आइए एक मजेदार उदाहरण को देखते हैं। मेरी एक पुस्तक When Friday Isn't Payday, How to Plan, Start, Build and Manage Your Small Business में पूरी पुस्तक के लिए आधार बनाने वाले सवाल थे। आखिर ऐसा क्यों है कि छोटे व्यवसायों के स्वामी आमतौर पर व्यक्तिगत आय के रूप में $70,000 से अधिक कमाने में विफल रहते हैं? छोटे व्यवसायों के मालिक $1,00,000 से कम की आय में भी संतुष्ट क्यों प्रतीत होते हैं? मालिकों को आय बढ़ाने में मदद कर सकने वाले कुछ प्रमुख और विशिष्ट कारक कौन से हैं? व्यक्तित्व में कौन से लक्षण हैं जिनके चलते मालिक अधिक आय प्राप्त करने में पीछे रह रहा हो? वो कौन से कौशल गुण हैं जो उन्हें पीछे धकेल रहे हैं? ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें पीछे धकेल रही हैं? ऐसी कौन सी गलतफहमियां हैं जो उन्हें पीछे धकेल रही हैं? संभावित पाठक कौन है? मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ
जो उनकी आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता हो। दूसरों ने ऐसा क्या कहा है मैं जिसका उपयोग कर सकता हूँ। शिक्षण का ऐसा कौन सा तरीका है जिसके परिणाम पाने की अधिक संभावना है। दूसरी पुस्तकों में कौन सी सामग्री पहले ही छप चुकी है। इस क्षेत्र में क्या प्रतिस्पर्धा है। पुस्तक को कितना बड़ा होना चाहिए ताकि वो भयभीत करने वाली ना लगकर भरोसेमंद लगे। कौन सा शीर्षक पाठकों को इसे खरीदने के लिए लुभाएगा। इस विषय पर अन्य कौन से शीर्षक सफल रहे हैं, कौन से अन्य शीर्षक विफल रहे हैं। सूची इससे कहीं अधिक लंबी थी, लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि पुस्तक को आकार देने के लिए सवाल कैसे शुरू हुए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुद्दा कितना सरल है। आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न अंतिम निर्णय, उत्पाद या प्रक्रिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मंथन के लिए एक बेहद शानदार दृष्टिकोण है उस बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों से सत्र से पूर्व ही सवालों का एक सेट तैयार करने के लिए बोलना। इसके बाद आप उन सवालों में से ऐसे सवालों को चुन सकते हैं जो आपके इस मंथन के सत्र के लिए सर्वाधिक अनुकूल लगते हैं। चरण 4, विश्लेषण को श्रेणियों में बांटें। अगर आप इस उद्देश्य से मंगल ग्रह पर एक रॉकेट भेजना चाहते हैं ताकि इस लाल ग्रह का उपनिवेशीकरण किया जा सके, तो इस बात की पूरी संभावना है कि इसके साथ इतने अधिक मुद्दे जुड़े हुए हों जो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकते हों, चाहे आप एलन मस्क ही क्यों ना हो। सिर्फ एक क्षण के लिए इस प्रकार के उपक्रम की जटिलता के बारे में ही सोचकर देखिए। इसके बाद इस जटिलता में ये जोड़ें कि आपको अमिट समाधान की कई विशिष्ट विशेषताओं का आविष्कार करना होगा, क्योंकि मौजूदा तकनीक आपको वहां ले जाने में सक्षम नहीं है और एक विशाल पेलोड के साथ तो सुरक्षित वापस आने की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन इससे कहीं अधिक सरल काम भी अधिकांश मनुष्यों की पहुंच से बाहर होते हैं। ये कहना स्पष्ट प्रतीत हो सकता है कि हमें विश्लेषण को श्रेणियों में तोड़ देना चाहिए, लेकिन हम किसी परियोजना को आमतौर पर विश्लेषण के बजाय पूर्व धारणाओं के आधार पर आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने घर के पुस्तकालय के लिए कांच के दरवाजे खरीदना चाहूंगा। मैं आराम से होम डिपो का रुख करते हुए वहां के प्रस्तावों पर नजर डालता और जो मुझे सर्वश्रेष्ठ लगता उसे खरीद सकता था। हालांकि अगर मुझे सर्वोत्तम नतीजे चाहिए तो मुझे जानकारी को एकत्र करके उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। जैसे पहला, दरवाजे की दिखावट, शैली, रंग, सामग्री, विंडो फिनिश। दूसरा, दरवाजे की कीमत। तीसरा, दरवाजे को लगाना, मैं खुद करूंगा, मैं किसी को बुलाऊंगा। चौथा, कहाँ तलाशा जाए, गुणवत्ता, कीमत, पहुंचाना, शर्तें। मेरे पिता हमेशा अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह देते थे। यही सवाल पूछना और उसके बाद श्रेणियों में बांटना सुनिश्चित उपकरण है। चरण 5, ताकत और कमजोरियों को अलग करें। ताले के व्यवसाय में हम ये कहा करते थे कि अगर आप मुझे ये बताएं कि चोर मौके पर कौन से उपकरण लेकर आने वाला है, तो मैं ऐसा ताला तैयार कर दूंगा जो उसे रोकने में सक्षम होगा। या फिर दूसरी तरह से देखें तो मैं एक वाहन बना सकता हूँ जो दुर्घटना होने की स्थिति में उस वाहन में बैठे सभी लोगों को मौत से बचा लेगा। प्रत्येक अंतिम समाधान समझौतों का परिणाम होता है। ऊपर सुझाए गए वाहन के उपकरण टैंक, कीमती और कारों के मुकाबले काफी महंगे भी हैं। लोग कारों के आराम और स्टाइल के लिए मौत तक का थोड़ा बहुत जोखिम लेने तक को तैयार हैं। वास्तव में कुछ तो मोटरसाइकिल की सवारी करने तक को तैयार हैं। इसलिए नवाचार की प्रक्रिया में अगला कदम प्रस्ताव की ताकत और कमजोरियों की जांच करना है। छोटे व्यापार के व्यवसायी अक्सर व्यवसाय को संपूर्ण रूप से जांचने के लिए और या व्यापार द्वारा पेश किए गए उत्पादों या सेवाओं के लिए SWOT नामक विधि का उपयोग करते हैं। SWOT का अर्थ है स्ट्रेंथ्स यानी ताकत, वीकनेस यानी कमजोरियां, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और थ्रेट्स यानी खतरे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर टेस्ला का 31 पन्नों का SWOT विश्लेषण देख सकते हैं। आपकी कंपनी के SWOT के लिए 31 पन्नों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अधिकांश छोटी कंपनियों ने अपनी कंपनियों या फिर अपने किसी उत्पाद या सेवा के लिए SWOT नहीं किया है। अपनी कंपनी के लिए इनकी सिर्फ सूची बनाकर ही आप निसंदेह अपनी कंपनी
उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए संभावित तरीकों को लेकर गहरी परख प्राप्त करेंगे। चरण 6, ये निर्धारित करें कि किसे अधिक शोध की आवश्यकता है। ये कदम संभावित रूप से आधा ही स्पष्ट है। दुर्भाग्य से कई लोग इस महत्वपूर्ण मोड़ को बड़ी तेजी से पार कर जाएंगे। कमजोरियां और खतरों पर अधिक शोध करना निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। उत्पाद या सेवा को शुरू करने से पहले ही कमजोरियों को खत्म करने और खतरों को कम करने वाले दृष्टिकोणों को तलाशना आसान रहेगा। हालांकि ये वो सबसे बड़ी ताकत भी साबित हो सकती है जो अधिक शोध के लिए निवेश पर सबसे अधिक रिटर्न देती है। इस बात की पूरी संभावना है कि टेस्ला रोडस्टर की कई संभावनाओं, अगर सभी नहीं, शानदार प्रदर्शन करने वाली एक कार चाहते हैं। शानदार एक्सेलरेशन और संचालन प्रदान करने वाली रोडस्टर के निर्माण के दौरान सीखे गए सबक अब टेस्ला के नए मॉडलों को सूचित कर रहे हैं। यहाँ तक कि मस्क की 4 दरवाजे वाली सेडान अन्य सभी के मुकाबले ड्रैग रेस जीत रही है। लेकिन मस्क सिर्फ इन्हीं विजयों के साथ नहीं रुके। नई रोडस्टर के 1/4 मील और 0 से 60 mph की श्रेणियों में सबसे अच्छी कार होने की संभावना जताई जा रही है। एक ऐसी जिसमें आप पहले से ही सर्वमान्य अगुआ हैं। में अपने आप को शीर्ष पर रखने के लिए थोक में शोध की आवश्यकता होती है। मस्क की संक्षिप्त व्याख्या के लिए आप कभी भी खुद से सवाल पूछना बंद नहीं करते हैं। चरण 7, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधनों को तलाशें। जब मस्क ने यह फैसला किया कि उनके $190 मिलियन अंतरिक्ष के बारे में उत्साहित करने के क्रम में किए जाने वाले प्रयासों में उन्हें वास्तविक मौका देने के लिए पर्याप्त साबित होंगे और अंततः रहने योग्य दूसरे ग्रहों तक मानव की पहुंच का विस्तार करेंगे, उस समय तक उन्हें रॉकेट के क्षेत्र के विषय में लगभग ना के बराबर जानकारी थी। हालांकि उन्होंने बचपन में अपने घर के पीछे के आंगन में कुछ रॉकेट जरूर दागे थे और वो भौतिकी, रसायन शास्त्र और अंतरिक्ष में जाने के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण कारकों के बारे में दूसरे सामान्य नागरिकों से जरूर अधिक जानते थे। लेकिन वे निश्चित रूप से एक रॉकेट विज्ञानी नहीं थे। उन्होंने विज्ञान और ऐसे लोग जो उन्हें उनके इस बुलंद इरादे को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते थे, दोनों पर शोध करना प्रारंभ किया। उनकी प्रारंभिक टीम में एक बेहद महत्वपूर्ण जुड़ाव थे, जिम कैंट्रेल। जिम अमेरिका और रूस दोनों में ही बड़ा अनुभव रखने वाले एक बेहद ही गंभीर रॉकेट इंजीनियर थे। जिम कोरा के एक जवाब में इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताते हैं। वे वास्तव में अपने आसपास मौजूद लोगों के ज्ञान और अनुभव को पूरी तरह से चूस लेते हैं। जब हमने 2001 में पहली बार एक साथ काम करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने रॉकेट प्रणोदन से संबंधित कॉलेज के मेरे सारे नोट्स ले लिए। इसके अलावा हमने रॉकेट और अंतरिक्ष यान के कारोबार के अपने कई सहयोगियों को भी काम पर रखा था, जो उसके साथ परामर्श करने के लिए तैयार थे। ये एक विशाल स्पेस एपलूजा की तरह था। 7 जून 2016। आप मस्क को बार बार क्लबों, समूहों में शामिल होते हुए उन कर्मचारियों से पूछताछ करते और उन कंपनियों का दौरा करते जहां पर उन्हें सटीक सवाल पूछने के लिए आवश्यक जानकारी मिल सकती है, वैकल्पिक समाधान खोजने और अधिक पहले सिद्धांतों तक पहुंचते हुए देख सकते हैं। आप इन संसाधनों को कहां पाते हैं? अंतिम पैराग्राफ को एक बार फिर देखें और मुझे इस सूची में जोड़ने दें। विश्वविद्यालय, क्लब, प्रोफेसर, स्नातक छात्र, वाणिज्य मंडल, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, सभी प्रकार के क्लब, रुचि क्लब, सेवा क्लब, व्यापारिक संगठन, आपूर्तिकर्ता कर्मचारी, आपके अपने कर्मचारी, विशिष्ट विशेषज्ञता को किराए पर लें। अपने उसी मूल व्यवसाय में गैर प्रतिस्पर्धी कंपनी के मालिक से संपर्क करें। उद्योग संघ, सरकारी आयोग, स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, संघीय, अंतर्राष्ट्रीय, सफल लोग इन तकनीकों का उपयोग करते हैं। मस्क अपने प्रत्याशित कर्मचारियों से उन समस्याओं के बारे में पूछते हैं जिनसे वे पूर्व में पार पा चुके हैं और समाधान खोजने के तरीकों के बारे में पूछने के लिए जाने जाते हैं। मुझे एक बार प्लास्टिक के भाग के साथ समस्या थी। मैंने इंजीनियरों से सिर्फ एक ही सवाल पूछा। इस अंश के साथ सामने आई समस्या ये रही, आप इस समस्या को हल करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको जो जवाब चाहिए उन्हें तलाशने के लिए आवश्यक मानव संसाधन हमेशा बहुतायत में उपलब्ध हैं।
ये सिर्फ इन संसाधनों को तलाशने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में सोचने से संबंधित है। चरण 8, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को ढूंढें और उन्हें सुनें। मस्क किसी भी परियोजना की प्रगति का विश्लेषण करने वाली अपनी पद्धति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करते हैं। वे इसे प्रतिक्रिया लूप कहते हैं, जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, उत्पाद, प्रक्रिया, सेवा या विचार के साथ क्या गलत है। वो कहते हैं कि उनकी दिलचस्पी ये सुनने में कतई नहीं है कि एक दोस्त या ग्राहक उनकी टेस्ला के बारे में क्या पसंद करता है। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके हिसाब से किस चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए या क्या बेहतर किया जा सकता है। केविन रोज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान मस्क को उद्यमियों को सलाह देने के लिए कहा गया था। ऐसे में मेरे ख्याल से सलाह के संदर्भ में मुझे लगता है कि तलाशना, सक्रिय रूप से तलाश करना और नकारात्मक प्रतिक्रिया को बेहद ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण है। और ये कुछ ऐसा है जिससे लोग बचते हैं क्योंकि ये दर्दनाक होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सक्रिय रूप से तलाश ना करना और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को ना सुनना एक बेहद सामान्य गलती है। हम में से अधिकांश एक नकारात्मक नेली नहीं बनना चाहते। अगर हमसे किसी उत्पाद या फिर सेवा को लेकर हमारी राय मांगी जाती है तो हम अपनी पसंद की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक ईमानदार, सकारात्मक मूल्यांकन देना चाहते हैं, या फिर हम ऊपरी मन से प्रशंसा करते हैं। ये प्रवृत्ति उस स्थिति में और भी अधिक स्पष्ट होती है अगर हमारा संबंध उस वस्तु के निर्माता से है, हमें जिसको आंकने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अधिकांश रचनात्मक नकारात्मक सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। जब कोई ईमानदार होता है तो आलोचना से बचाव करने, उसे खारिज करने या उसकी अवहेलना करते हुए आलोचक से दूर जाने की एक बड़ी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार का व्यवहार उद्यम के लिए इतना कीमती नहीं होता है। हालांकि निर्माता के अहंकार की कुछ समय के लिए रक्षा जरूर कर सकता है। इसके उलट मस्क आपको सलाह देंगे कि आप अपने नए विचार के प्रवक्शकों को विशेष रूप से खामियों, नकारात्मक बातों को इंगित करने और पूरे विचार को लेकर ईमानदार रहने की चेतावनी दें। मस्क ने एक से अधिक अवसर पर दावा किया कि उनकी ये सलाह नवोदित उद्यमियों के लिए एक नंबर की सलाह है। चरण 9, आकलन करें। एशले वेस्ट द्वारा लिखी गई मस्क की आकर्षक जीवनी पढ़ते हुए मैं कई बार इस बात को जानकर हैरान रह गया कि कैसे मस्क के आसपास रहने वाले मस्क के आकलन कर लेने की क्षमता से प्रभावित थे। जब रूसियों ने मस्क के 2 ICBM हासिल करने के प्रयासों को नकार दिया, उसके बाद स्पेसएक्स की उनकी प्रारंभिक टीम उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब मस्क ने एक ऐसी स्प्रेडशीट तैयार करके उनके सामने रखी जिसमें प्रदर्शित किया गया था कि वो अपना स्वयं का रॉकेट निर्मित कर सकते हैं। आशा से भरे मस्क मानव जाति के लिए कुछ अच्छा करने का सपना लेकर रूस पहुंचे थे और अब वे मानव स्वभाव से हताश और निराश होकर वहां से जा रहे थे। सिर्फ रूसी ही ऐसे थे जिनके पास मस्क के बजट में फिट होने वाले रॉकेट उपलब्ध थे। कैंट्रेल बोले, वो एक बेहद लंबा रास्ता था। हम वहां पर चुपचाप बैठकर बर्फ में खरीदारी कर रहे रूसी किसानों को देख रहे थे। ये निस्तेज मनोदशा प्लेन तक पहुंचने तक ऐसी ही बनी रही जब तक कि ड्रिंक कार्ट नहीं आ गई। कैंट्रेल बोले, जब मास्को में हवाई जहाज के पहिए उठते हैं तो आमतौर पर अच्छा ही लगता है। ये ऐसा महसूस होता है, हे भगवान, मैंने कर दिखाया। इसलिए मैंने और ग्रिफिन ने अपने ड्रिंक लिए और जाम टकराए। मस्क उनके सामने वाली पंक्ति में बैठे हुए कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहे थे। हम सोच रहे हैं वो अब क्या कर रहे होंगे। फिर एक मौके पर मस्क पीछे घूमे और स्प्रेडशीट लहराते हुए बोले, साथियों, मेरे ख्याल से हम इस रॉकेट का निर्माण खुद ही कर सकते हैं। ग्रिफिन और कैंट्रेल तब तक कुछ ड्रिंक पीकर मदहोशी में थे और वे किसी भी प्रकार के मजाक के मूड में नहीं थे। वे अच्छी तरह से कई ऐसे उत्साही करोड़पतियों की कहानियों से वाकिफ थे जिन्हें ऐसा लगता है कि वे अंतरिक्ष को जीत सकते हैं और आखिर में अपना पैसा खोते हैं। सिर्फ 1 साल पहले ही टेक्सास के एक रियल एस्टेट और वित्त के क्षेत्र के दिग्गज कहे जाने वाले एंड्रयू बिल ने बेहद बड़ी टेस्ट साइट पर करोड़ों खर्च करने के बाद अपनी एरोस्पेस कंपनी को ताला लगाया था। कैंट्रेल बोले, हम सोच रहे हैं, हाँ, आप और किसकी सेना? लेकिन एलन कहते हैं, नहीं, मैं गंभीर हूँ, मेरे पास स्प्रेडशीट है। मस्क ने अपना लैपटॉप ग्रिफिन और कैंट्रेल के हवाले कर दिया और वो सब सन्न रह गए। उस दस्तावेज में एक रॉकेट को निर्मित
असेंबल और लॉन्च करने के लिए आवश्यक सामग्रियों और लागत का पूरा विवरण मौजूद था। उनकी गणना के अनुसार वे एक ऐसे छोटे आकार के रॉकेट का निर्माण कर मौजूदा बड़ी कंपनियों को कमजोर बना सकते थे, जो बाजार के उस हिस्से की आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो अंतरिक्ष में छोटे उपग्रहों और अनुसंधान पेलोड ले जाने में विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा उस स्प्रेडशीट ने रॉकेट की काल्पनिक प्रदर्शन विशेषताओं को भी काफी प्रभावशाली तरीके से सामने रखा। एलन, ये आपको कहां से मिला? कैंट्रेल बोले। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर। एलन मस्क गणित को जानते हैं। उन्होंने स्प्रेडशीट तैयार की थी। वास्तव में उनके उद्यमों के चलते रहने के लिए उनके इस धैर्य से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। ऐसा अक्सर पर्याप्त रूप से कहा जा सकता है, आप उसे नहीं कर सकते जिसकी आपने गणना ना की हो। मैं कई बार और बारंबार कंपनियों के ऐसे सीईओ से मिला हूँ जिन्हें इसका कुछ पता ही नहीं है कि उनका लाभ क्या है या फिर उनके प्रकार के व्यापार के लिए ये कितना होना चाहिए। यहाँ तक कि कईयों को तो न लाभ न हानि की स्थिति तक के बारे में पता ही नहीं होता। कई तो इसकी गणना भी नहीं दे पाते कि उस सप्ताह के लिए या फिर उस महीने की उस तारीख तक उनकी बिक्री कितनी रही है या फिर पिछले वर्ष की तुलना में इस साल की बिक्री की क्या स्थिति है। कंपनी मालिकों के साथ सौदेबाजी के दौरान वे कई बार एक अच्छे सौदे को पूरा कर पाने के लिए अपने विकल्पों का जल्द मूल्यांकन करने में नाकामयाब रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप या तो वे पैसे कमाने का मौका गवा देते हैं या फिर एक फायदेमंद सौदे से पूरी तरह से हाथ धो बैठते हैं। अपनी लागत को जानिए, अपने फायदे को जानिए, जानिए कि आपका अतिरिक्त योगदान क्या है। मैं एक जानने वाले रिटेलर से मिला और वो काफी खुश था। उसने $10,000 की एक बिक्री की थी और उसे पूरे $2,000 का फायदा हुआ था। अधिकांश खुदरा स्थितियों 20% का फायदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस मालिक को पता था कि उसका अतिरिक्त पूरा हो गया है और इस $2,000 पर कोई अतिरिक्त ऊपरी बोझ नहीं है, इसलिए ये $2,000 सीधे जमीनी स्तर पर पहुंच जाएगा। हो सकता है कि इस जानकारी के अभाव में वो इस बिक्री से पीछे हट गया होता। एलन मस्क के लिए स्पेसएक्स या फिर टेस्ला को अपने बेल एयर होम से संचालित करना भी संभवतः मुमकिन हो सकता है, वो भी मुख्यालय से सिर्फ एक रिपोर्ट के जरिए जो 6 से 8 की संख्या में विस्तृत हो। टेस्ला के मामले में इसमें काफी हद तक उत्पादित कारों की संख्या, नए ऑर्डर और बजट लाइनों में कई महत्वपूर्ण रद्दोबदल शामिल हो सकते हैं। आपकी कंपनी भी कोई अपवाद नहीं है। ऐसी कई संख्या होती हैं जिन्हें आपको रोजाना देखना ही चाहिए। प्रत्येक कंपनी और परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन ये जरूर सोचिए कि उन संख्याओं की आपके लिए क्या महत्वता है। इसके बाद ये सुनिश्चित करें कि उन्हें बिल्कुल तरीके से इकट्ठा किया गया और रोजाना या फिर जब आप देखना चाहें प्रस्तुत किया गया है। चरण 10, कठोर निर्णय लेने में देर ना करें। किसी भी सीईओ को एक ही दिन के दौरान सैकड़ों निर्णय लेने पड़ते हैं। तकनीकी समुदाय ने अब वास्तव में निर्णय को कम करने के लिए एक प्रकार का नियम बनाया है। इसके पीछे भी एक कारण है कि मस्क और अन्य आमतौर पर रोजाना एक ही प्रकार के कपड़े पहने दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तकनीकी क्षेत्र के बाकी लोग पहनते हैं। आप जानते हैं, काली टी शर्ट और काली जीन्स। रोजाना सुबह क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, इस बारे में कोई फैसला न लेने के चलते मस्तिष्क में दिन में आगे और अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अधिक रचनात्मक स्थान खाली रहता है। मस्क ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्णय लेने के लिए 6 चरण वाली एक ऐसी प्रक्रिया को तैयार किया है जिसे सभी कर्मचारियों को सिखाया जाता है। ये प्रक्रिया कठिन निर्णयों को भी बेहद कम समय में लेने में मदद करती है, लेकिन कुछ छोटे निर्णय को 5 मिनट से भी कम समय में लेने की अनुमति प्रदान करती है। मैं सही होने के प्रतिशत अवसरों के बारे में मस्क का एक भी उदाहरण तलाशने में कामयाब नहीं रहा हूँ। हालांकि वे कहते हैं, जब कोई चीज काफी महत्वपूर्ण होती है तो आप उसे तब भी करते हैं जब संभावनाएं आपके पक्ष में नहीं भी होती हैं। लेकिन अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस और अन्य सीमा रेखा के रूप में शुद्धता की 70% संभावना की सलाह देते हैं। एलन मस्क की वैज्ञानिक विधि निम्नलिखित है। पहला, एक सवाल पूछें। दूसरा, उसके बारे में जितने अधिक हो सकें उतने सबूत जुटाएं। तीसरा, साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध प्रमाणों को विकसित करें और प्रत्येक के लिए सच को निर्दिष्ट करने का प्रयास करें। चौथा,
निर्धारित करने के लिए अकाट्यता के आधार पर निष्कर्ष निकालें। क्या ये सिद्ध प्रमाण ठीक हैं? क्या ये प्रासंगिक हैं? क्या ये आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और किस संभावना के साथ? 5वां, निष्कर्ष को खारिज करने का प्रयास करें। अब अपने निष्कर्ष को तोड़ने में मदद करने के लिए दूसरे से प्रतिनियुक्ति मांगें। 6, अगर कोई भी आपके निष्कर्ष को खारिज नहीं कर पाता है तो शायद आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से सही नहीं हैं। इंक, काश मैं 7वें सवाल को उठाने लायक साहसी हो जाऊं। क्या फैसला बदला जा सकता है? अगर इसे पलटा नहीं जा सकता है तो 70% सीमा रेखा को स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। चैप्टर 8, बड़े सवाल पूछना। वर्ष 2008 में एलन मस्क ने अपनी $190 मिलियन की पूरी संपत्ति 3 कंपनियों स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी, उस समय एक अलग कंपनी, में लगा दी थी। उनमें से 2 कंपनियां असफलता के कगार पर थीं। उस दिन उनके द्वारा स्वयं से पूछे गए सवाल से अधिक बड़ा और क्या हो सकता है? क्या उन्हें एक कंपनी को बचाने के लिए दूसरों को असफल होने देना चाहिए? क्या उन्हें दोनों को असफल होने देना चाहिए? क्या उन्हें बेहद सीमित संसाधनों के साथ दोनों को बचाने का प्रयास करना चाहिए और संभवतः दोनों असफल हो जाएं? उन्होंने आखिरकार अंतिम विकल्प को चुना, जो आखिर में बेहद कारगर साबित हुआ। इस कठिन पल में मस्क की तरह छोटी और बड़ी कंपनियां, आपकी जैसी कंपनी, आमतौर पर अस्तित्व संबंधी मुद्दे का सामना करती हैं। आपके बैंक या फिर आपके मकान मालिक द्वारा तालाबंदी करने या फिर एक अलग तरीके से प्रयास करने का अवसर मिलने के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर बिल्कुल सही सवाल पूछने से ही आता है। 2 साल पहले मेरी जानकारी में एक कंपनी को $2,50,000 का नुकसान हुआ था। पिछले साल बिना नुकसान के व्यापार किया और 2019 में भी बिल्कुल यही स्थिति बने रहने का अनुमान था। मुनाफा कमाने में सुधार करने की दिशा में किए जा रहे सारे प्रयास 2017 में हुए नुकसान के चलते आई पूंजी की कमी के चलते बेकार होते दिखाई दे रहे थे। प्रचार, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए पैसा नहीं था, लेकिन कंपनी के पास विशेषताओं का पूरा सेट है, जिसमें यह भी शामिल है कि भौतिक संयंत्र का बेहद कम उपयोग हुआ है। उनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और सीईओ के पास धैर्य है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन विशेषताओं के साथ कंपनी और क्या कर सकती है। संभावित उत्तरों में दूसरी कंपनियों का काम करने के लिए दूसरी पाली में काम करने का विकल्प था। कुछ ऐसे सरल भागों का निर्माण करना जिनकी मांग है और जो मौजूदा उत्पाद श्रेणियों से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे उत्पादों का निर्माण करें जो अभी नहीं बन रहे हैं और जिन्हें उपभोक्ता खरीदेंगे, या फिर कंपनी किसी ऐसे को बेचे जिसके पास अधिक वित्तीय संचय हो या फिर किसी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच हो। सवाल को जानने के बाद मालिक के पास विचार करने के लिए विकल्पों का ढेर था। एक अन्य मौके पर एक सीईओ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, क्या मैं इस कंपनी को संचालित करने के लिए उचित व्यक्ति हूँ? ये एक बड़ा सवाल था। मेरा जवाब था कि उनके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक कौशल मौजूद है, लेकिन उन्हें बेहतर तरीके से निष्पादन करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में आपके जहन में और कौन से संभावित सवाल या जवाब आते हैं? कुछ ऐसे सवाल जो बड़े सवालों के रूप में योग्य हैं, निम्नलिखित हैं। क्या मुझे एक बड़े उपभोक्ता को निकाल देना चाहिए? क्या मुझे एक प्रमुख उत्पाद या सेवा को छोड़ देना चाहिए? मैं अपनी आय बढ़ाने को लेकर कितनी परवाह करता हूँ? मैं अपनी कंपनी को सफल होते हुए देखने के लिए क्या बलिदान करने को तैयार हूँ? मैं व्यवसाय में क्यों हूँ? मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या मुझे अपनी व्यावसायिक योजना पर पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए? प्रक्रियाएं, कर्मचारियों की भर्ती। इस व्यवसाय के अगले वर्ष में असफल होने की क्या संभावना है? 5 साल में? क्या मुझे यहाँ काम करना पसंद है? आप सही सवालों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए अपने कर्मचारियों, अपने उपभोक्ताओं या फिर अपने आपूर्तिकर्ताओं का रुख कर सकते हैं। वे क्या देख रहे हैं? इससे भी बेहतर रहेगा विचार विमर्श के लिए एक स्वार्थ रहित तीसरे पक्ष को जोड़ना। ये एक सलाहकार, एक प्रशिक्षक, सीपीए, निदेशक मंडल या फिर एक मास्टरमाइंड समूह हो सकता है। चैप्टर 9, दूरदृष्टि के लिए जरूरी है नियम तोड़ना। वास्तविक उद्यमी ही नियम तोड़ने वाले होते हैं।
अधिकांश उद्यमी काफी हद तक नियमों को लेकर, अपने दृष्टिकोण को लेकर गर्व की अनुभूति करते हैं, जिसमें वे नियमों को ऐसा पाते हैं जिन्हें चुनौती दी जाती है, उनकी अवहेलना की जाती है या फिर उन्हें बड़ी शान के साथ उखाड़ फेंका जाता है। व्यापार का एक सामान्य नियम जिसके बारे में कई युवा उद्यमियों का मानना होता है कि वो उनके उद्यम पर लागू नहीं होता है, मुनाफे का नियम है। अपनी किशोर अवस्था और उम्र के 20वें पड़ाव से गुजर रहे कईयों के बीच ये व्यापक भावना फैली हुई है कि व्यवसाय उत्पादों और सेवाओं के बदले बहुत अधिक शुल्क वसूल रहे हैं और उनके लालच के चलते कीमतें इतनी अधिक तय की जाती हैं कि अगर वे अपना कुछ समय निकालकर उन कंपनियों के वित्तीय लेखे जोखे को देखें जिन्हें मैंने परामर्श दिया है, तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उनमें से अधिकांश बिल्कुल भी लालची नहीं हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को कम भुगतान करती हैं, उन्हें हमेशा शानदार फायदे मिलने चाहिए, और ये कि कंपनी के स्वामी गुलामों के ऐसे मालिक हैं जो अपने कर्मचारियों को शर्मनाक मुनाफे के लिए पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। ऐसे में अगर आप एक व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस मौके पर मेरे साथ हंस रहे हैं। हालांकि कॉस्को नामक एक कंपनी को देखें, वे अपने उत्पादों को अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कम दाम पर बेचते हैं। वे अपने कर्मचारियों को अधिक भुगतान देते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा भी प्रदान करते हैं। लाभ वार्षिक बकाया और मात्रा वसूल करने का परिणाम है। यहाँ पर हम अपने मुनाफे के नियम को किसी सोल प्राइस द्वारा उखाड़कर फेंकते हुए देख सकते हैं। एलन मस्क नियम तोड़ने के सबसे बड़े उस्ताद हैं। जब उन्होंने रॉकेट के व्यवसाय में कदम रखा तो उनके हर दोस्त और भरोसे वाले प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी। उनके दोस्तों के एक समूह ने तो रॉकेट क्रैश का वीडियो भी तैयार किया ताकि वे उन्हें इस बात के लिए ग्राफिक तरीके से मना सकें कि उन्हें पेपाल से मिले अपने धन को निवेश करने का और अधिक बेहतर तरीका तलाशना चाहिए। लगभग असीमित धन और समय की पाबंदी की परवाह किए बिना कई संप्रभु राष्ट्र इन मशीनों को उखाड़ने और पता नहीं कितने डॉलरों को स्वाहा करने में सक्षम थे। टेस्ला के बारे में क्या? 1926 में क्रिसलर के बाद से कोई नई कार कंपनी अमेरिका में सफल नहीं हुई थी। सबसे बड़े कार निर्माताओं द्वारा दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों को पेश किया गया था और ये विचार विफल हो गया। यहाँ तक कि मस्क का कहना था कि उन्हें लगा कि उनकी सफलता की संभावना 50% से भी कम है। मुझे नहीं लगता कि आपको कर्मचारियों के उत्पादन को अधिकाधिक करने से संबंधित एक भी ऐसा विशेषज्ञ मिलेगा जो सबको प्रति सप्ताह 80 घंटे काम करने का सुझाव दे, जबकि मालिक महीने दर महीने लगातार 100 घंटे काम कर रहा है। मस्क भी अपने साथियों से इससे कम की उम्मीद नहीं करते। कारें और परिवहन, ठीक नहीं, ये प्रौद्योगिकी उत्पाद हैं जो लोगों और उत्पादों को एक स्थान से दूसरे तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रॉकेट एकल प्रयोग वाले उत्पाद हैं। ओह नहीं, इन्हें अपनी पेंदी पर बिल्कुल उसी तरह से लैंड करना चाहिए जैसे ये विज्ञान कथा फिल्मों में करते हैं और फिर दोबारा प्रयोग किया जाना चाहिए। हर कोई इस बात को जानता है कि घरों को सस्ती बिजली देने का एकमात्र तरीका वितरित विद्युत शक्ति का ही है। बिल्कुल नहीं। बैटरी पैक के साथ जुड़े सुंदर सोलर ऊर्जा छतें घरों को ऑफ ग्रिड होने या फिर ऊर्जा को वापस उपयोगी सेवाओं को बेचते हुए पैसे कमाने का विकल्प भी देती हैं। नियम तोड़ने वाली ये मानसिकता सिर्फ सोच के मिशन दृष्टिकोण स्तर पर नहीं है, ये कर्मशाला तक उतरती है। जब आप रॉकेट का निर्माण कर रहे होते हैं तो कई हिस्सों को तंग सहिष्णुता के लिए सटीक रूप से तैयार किया जाना होता है, जो अक्सर सटीक उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं और कम मात्रा में निर्मित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई उत्पाद जिसकी मूल धातु की लागत $2 हो, उसकी कीमत अंतिम उत्पाद के रूप में स्पेसएक्स तक आते आते $1000 या फिर उससे भी अधिक तक पहुंच सकती है। मस्क ऐसी सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके इंजीनियर और खरीदार आमतौर पर रॉकेट के भागों के लिए वाणिज्यिक समकक्षों की तलाश करते हैं और फिर साबित करते हैं कि वे संशोधन के साथ या बिना उसके नियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि उस भाग की कीमत $1000 के बजाय $50 हो सकती है। ये भी निश्चित है कि नियम तोड़ने के अपने नुकसान भी होते हैं। मस्क और टेस्ला दोनों को हाल ही में $20 मिलियन चुकाने पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जो नियम तोड़े थे
वो SEC को पसंद नहीं आए। आपकी कंपनी कहां पर कुछ नियम तोड़ सकती है? साइकिल व्यवसाय में बाहर के दिनों में अगर आपको अपनी साइकिल की मरम्मत करवानी हो तो अधिकांश दुकानें ऐसा करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय लेती थीं और आपको अपनी साइकिल को इतने दिन के लिए वहां छोड़ना पड़ता था। एक दुकान ने अगले दिन मरम्मत करके लौटाने का वादा किया और सुबह 6 बजे मरम्मत टीम से काम शुरू करवाकर अपने भौतिक संयंत्र का बेहतर उपयोग किया। वे अपने क्षेत्र में मरम्मत के व्यवसाय के मालिक थे, जिसके चलते उन्हें अधिक खुदरा बिक्री का भी लाभ प्राप्त हुआ। मेरा एक नाई दोस्त तब तक संघर्ष करता रहा जब तक उसने अपनी दुकान को सुबह 7 बजे खोलना प्रारंभ नहीं किया। ऐसा करने के बाद उसे अपनी सेवाओं में एक बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव दिखाई दिया। एक रेस्टोरेंट ने खुलने से पहले सप्ताहांत में निशुल्क भोजन वितरित किया और फिर इसके बाद उसे कभी विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ी। इन कंपनियों ने हर कोई ऐसा ही करता है कि नियम को तोड़ा और ग्राहक इनकी कंपनियों की ओर टूट पड़े। आपस ये हमेशा से इसी प्रकार से किया जाता है कि मानसिकता से बाहर निकलेंगे और नए उपभोक्ता बनाएंगे, मुनाफे को बढ़ाएंगे और पूरे उद्योग जगत को पलट देंगे। चैप्टर 10, दूर की सोचने वाला यानी विजनरी। हम ये साबित कर चुके हैं कि एलन मस्क उस प्रकार के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हम दूर की सोचने वाला कहते हैं। उनके पास भविष्य को देखने की पैनी क्षमता होती है। हालांकि हो सकता है कि वे किसी भी संख्या में गलत हों, लेकिन उनकी जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक प्रकृति उन्हें मजबूत अर्थ प्रदान करती है कि अर्थव्यवस्था, व्यापार जगत और विशिष्ट उद्योग में क्या होगा, जिसमें वे अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने की उम्मीद करते हैं। विजनरी आमतौर पर उन विशिष्ट तरीकों की कल्पना कर सकते हैं जिनमें वो रास्ता खोलने से पहले अपने विचारों को उत्पादित, विपणन या फिर फंड कर लेंगे। इस प्रसंस्करण के जरिए वे अच्छे विचारों और कम अच्छों से अलग कर लेते हैं। उनकी समृद्ध कल्पनाएं योजना के विभिन्न संभावित संस्करणों से होकर गुजर सकती हैं और योजना के प्रत्येक तत्व पर पकड़ बनाते हुए उसे तेज कर सकती हैं। वे योजना में अपनी भूमिका को पहले ही देख लेते हैं और फिर जल्द ही ये पता लगा लेते हैं कि सबसे बड़ी जरूरतें कहां पर हैं। हो सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजों को नैपकिन पर भी लिखना पड़े या फिर उन्हें एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए तैयार करना पड़े, लेकिन विजन कास्टिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से दिमाग में ही चलता है। एक बार योजना के पर्याप्त पक्का हो जाने और जनमत की परख के फैसले के बाद इस प्रकार के उद्यमी अपने बेहद विश्वसनीय सहयोगियों की सलाह लेंगे। लक्ष्य वास्तव में उनके साथ संपर्क करना, प्रखर करना, काम को दोबारा करना और दृष्टि को तेज करना है। एक बार इस प्रक्रिया के फलदायी होने के बाद अगला कदम इस योजना को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के सरल तरीके खोजने पर काम करना है। अगर ये भाग ठीक तरीके से किया जाता है तो दूसरे भी आपके साथ आने को तत्पर होंगे। साझेदार, शीर्ष स्तर के कर्मचारी और शार्क टैंक के सदस्य विचार को पूरी तरह से प्राप्त करेंगे और कुछ उत्सुकता से लाभ के तरीकों को तलाश करेंगे। व्यवसाय के एक बार वास्तव में स्थापित हो जाने के बाद इस दूरदृष्टि को स्पष्ट रूप से कर्मचारियों और लाइन पर काम करने वाले श्रमिकों के बीच व्यक्त किया जाएगा ताकि उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्हें लगता है कि वे एक ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो जीवन से बड़ी है। जाहिर है आपने एलन मस्क के साथ ऐसा देखा है। उन्होंने अपने विचारों को सामने रखने के लिए बड़े मंच की प्रस्तुतियों के तरीके को अपनाया। वे ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जो मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने या फिर धरती को बचाने के लिए दुनिया की हर कार कंपनी को इलेक्ट्रिक मोटर्स का रुख करने को मजबूर कर रहा है। आप अपने व्यापार करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं कि उसमें आपका विजन भी शामिल हो जाए? क्या आपके पास कोई दूरदृष्टि है या फिर आप एक नुस्खे पर काम करके अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं? प्रत्येक कंपनी जीवित रहने के दृष्टिकोण से बड़ा सोचकर फायदा उठा सकती है। यदि आप जिज्ञासा, विश्लेषण और बाकी के बारे में उपरोक्त विचारों का पालन करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय के लिए एक विजन तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। चैप्टर 11, नेतृत्व, मस्क की शैली।
वॉर एंड पीस पढ़ने के दौरान मैं टॉल्स्टॉय द्वारा उद्धृत की हुई एक धारणा में फंस कर रह गया था। उन्होंने एक ऐसे सैनिक की कहानी सुनाई जो घर तक वापस जिंदा पहुंचने के तरीके के बारे में सोच रहा था। उन्होंने बताया कि वास्तविक युद्ध के पहले दिन चारों तरफ इतनी अधिक अफरा तफरी मची थी कि आप मुख्यतः खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ अनुभव होने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके बचने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके पास अभी मौका है। इसलिए आप सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाने के तरीके सोचने लगते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इस दृष्टिकोण को लेकर कितना सोचते हैं। आप अभी भी युद्ध क्षेत्र में मरने को लेकर डरे हुए हैं। व्यवसाय भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मालिक या अगुवा को अपने सैनिकों के सामने ऐसा दिखना चाहिए जैसे वो या तो सफल होने या फिर प्रयास करते हुए जान देने को तैयार है। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस का कहना है कि अमेज़न को एक दिन खत्म होना ही है, लेकिन वे इसे जीवित रखने के अपने काम को जब तक संभव हो तब तक करते रहेंगे। बॉस को उस सबसे कठिनतम काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए जिसे करने के लिए वो किसी अन्य को कहता है। अब एक अध्यक्ष अपनी ही इमारत में सबसे गंदा काम करता है तो वो दूसरों को उसका अनुसरण करने को प्रेरित करता है। मस्क वास्तव में अपनी कार्यनीति के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर प्रति सप्ताह 100 घंटे काम करते हैं और 80 से कम तो शायद ही कभी करते हों। वे अक्सर अपने कार्यालय या कारखाने के फर्श पर एक बेहद असुविधाजनक सोफे पर सोते हैं। वे सबसे कम भुगतान वाले श्रमिकों से कहते हैं कि वे प्रगति को प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहते हैं। इसके बाद वे विवाद वाले मौके पर पहुंचते हैं और समाधान तलाशने में योगदान देते हैं। इसके अलावा मस्क सब कुछ सामने रख देते हैं ताकि दुनिया देख सके। वे बार बार ऐसे काम करने के लिए साहसिक कदम उठाते हैं जिन्हें अब तक किसी ने भी ना किया हो, और इंटरनेट की सहायता से वे ऐसा सबके सामने करते हैं। वे कहते हैं कि वे रॉकेट्स को पूंछ के बल लैंड करवाएंगे और उनके पुर्जों को समुद्र में फेंकने के स्थान पर पुनः उपयोग करेंगे। इसके बाद वे पूरे रॉकेट क्षेत्र को स्तब्ध करते हुए इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दिखाते हैं। वे इस बात को जान चुके थे कि जब स्पेसएक्स पर उनके पहले 3 रॉकेट विफल हुए तो उनके समय, धन और ऊर्जा का सारा निवेश जोखिम में है और उनके पास सिर्फ एक और प्रयास करने लायक पैसा बचा था। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और चौथा प्रयास बेहद सफल रहा। लोग ऐसे अगुवाओं का अनुसरण करना चाहते हैं। पूरी कहानी यहाँ पर पढ़ें hstepps.com/inside-the-8-desperate-weeks-that-saved-the-dash-8-saved-spacex-from-3-. जब कभी मस्क से गड़बड़ होती है तो वे अपनी गलती मान लेते हैं। ये अच्छे अगुवा की एक और पहचान है। इसके अलावा ये पारदर्शिता के लिए एक सा माहौल भी तैयार करती है जो गड़बड़ होने पर तब बेहद मददगार साबित होता है जब आपकी कोई गलती नहीं होती है। मस्क की नेतृत्व शैली में हम क्या सीख सकते हैं? नेतृत्व के विषय से जुड़ी दर्जनों पुस्तकें उपलब्ध हैं और इस तमाम क्लासिक्स को पढ़ने के साथ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। क्या 2 ऐसे अगुवा हो सकते हैं जिनके दृष्टिकोण हमारे 44वें और 45वें राष्ट्रपति से बिल्कुल अलग हों? बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की तुलना को लेकर आपका क्या विचार है? इस खंड का लक्ष्य आपको ये सुझाना नहीं है कि आप नेतृत्व को दृष्टिकोण के मामले में एलन मस्क की प्रतिलिपि बने। इसके बजाय उसे अपनाएं जो आपको उचित लगे और जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप निम्न में से सिर्फ एक को चुनते हैं और सिर्फ उसी एक क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको फायदा होना निश्चित है। विजन के विषय पर अब तक काफी कुछ लिखा जा चुका है, इसलिए आगे आने वाली टिप्पणियां संक्षिप्त होंगी। सर्वश्रेष्ठ अगुवाओं के पास उनके विचारों, उनके उत्पादों और उनकी कंपनियों को लेकर स्पष्ट विजन होता है। इसके अलावा वे ये भी समझते हैं कि बिना अनुयायियों के एक अगुवा असफल व्यक्ति है।
इसलिए अगर किसी उद्यम को सफल होना है तो सलाहकारों, आपूर्तिकर्ताओं, फाइनेंसर्स, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को उसके विजन पर भरोसा करना होगा। विजन का संप्रेषण। देखिए, मैं इस स्थान को काम करने के लिए वास्तव में मजेदार स्थान बनाने का प्रयास करता हूँ। मैं वास्तव में मजेदार और स्पेसएक्स के बृहद विजन के बारे में बात करता हूँ, जहां हम जाना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम लोगों को अंतरिक्ष और उससे आगे ले जाना चाहते हैं। हम अंततः ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं जो पृथ्वी से परे जीवन के विस्तार में बदलाव लाती है, जो कि उन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो जीवन खुद हासिल कर सकता है। और इस प्रकार से आप भविष्य में इस होली ग्रेल क्षमता का निर्माण करते हैं। आपको अल्पावधि में स्थापित होना होगा, वे बोले, क्योंकि अगर आप ऐसे काम नहीं करते हैं जो बिलों का भुगतान करते हैं तो आप प्रमुख दीर्घकालिक उद्देश्य को नहीं पा सकते हैं। लेकिन काम आने वाली एक प्रेरणा के रूप में एक प्रकार की दीर्घकालिक होली ग्रेल क्षमता का होना हमेशा अच्छा होता है। लीडर्स। वस्तुतः ऐसे हजारों उत्पाद और कंपनियां हैं जो इतिहास के कूड़ेदान में सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि उनका नेतृत्व अपने विजन को दूसरों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में असफल रहा है। कई साल पूर्व मैंने एक ऐसा उत्पाद पेश करने में मदद की थी जो साइकिल के टायर्स को हवा निकलने से बचाता था। मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि इस बार मेरे हाथ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लगी है। मेरे उपभोक्ताओं और वितरकों ने मेरी उम्मीदों का समर्थन किया और वे सफलता के इस किस्से का एक किस्सा बनने के लिए बड़ी प्रतिबद्धताएं करने को आतुर थे। जिन रिटेलर्स के पास माल मौजूद था वे उसे उपभोक्ताओं को बेचने में बेहद अच्छी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन बिक्री के हमारे प्रारंभिक प्रयास हमारी उम्मीदों से काफी नीचे थे। उस समय की मेरी साझेदार टेरी ब्राउन ने पाया कि हमारे कई डीलर उत्पाद को स्टॉक नहीं कर रहे थे क्योंकि वे इस बात को लेकर भयभीत थे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। उनके पास पंचर हुए टायर्स को ठीक करने और ट्यूब बेचने का जमा जमाया धंधा था। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि आय की इस धारा के खोने के चलते उनके मुनाफे में कमी आ सकती है। टायर्स को पंचर होने से रोकने के 97% तक सफल होने वाले इस चमत्कारी उत्पाद के विजन को लेकर दूसरों के साथ हमारा संपर्क सिर्फ इसके बारे में बात करने तक सीमित था। हमने अपनी वितरण श्रृंखला के एक बेहद अहम हिस्से डीलर को इसके फायदे के बारे में बताया ही नहीं था। वास्तव में डीलर को यह उत्पाद अपने मुनाफे के लिए एक बड़े खतरे के रूप में दिखाई दिया था। हम उन तक अपने विजन को इस प्रकार से कैसे पहुंचा सकते हैं कि जिसके चलते वे हमारे साथ आने को तैयार हो जाएं। हमने एक विज्ञापन अभियान शुरू किया जिसमें दावा किया गया था कि पंचर हुए टायर सवारों के वाहनों के लिए काफी अच्छे साबित हो रहे थे क्योंकि इसके बाद उन्हें कभी भी अपनी साइकिल को मरम्मत, सामान, कपड़ों या फिर अपग्रेड के लिए दुकान पर ले जाने की आवश्यकता थी ही नहीं। खुदरा विक्रेताओं के एक बार इस संबंध को देख लेने के बाद नतीजे लगभग तत्काल ही सामने आए और 35 साल बाद भी मैं अब भी Amazon.com पर थॉर्न बस्टर्स के नाम से एक समान उत्पाद बेचकर मुनाफा कमा रहा हूँ। मस्क विजन को दूसरों तक पहुँचाने के मामले में बेहद शानदार है। वास्तव में टेस्ला और स्पेसएक्स के सबसे खराब दौर के समय पर भी मस्क ने अपने जनसंपर्क कर्मचारियों को बताया कि उन्हें हर सप्ताह कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो उन्हें सुर्खियों में बनाए रखे। यहाँ पर विजन के भीतर एक विजन था। कंपनी के ब्रांड को सप्ताह दर सप्ताह सुर्खियों में बनाए रखें और अपने उत्पादों और कंपनी की प्रगति को लेकर लगातार चर्चा को बनाए रखें। आज अगर आप समाचारों से अवगत रहते हैं तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि मस्क खुद, स्पेसएक्स, टेस्ला और बोरिंग कंपनी लगभग रोजाना अक्सर कई बार समाचारों की सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने विजन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क सबसे कम खर्चे वाला तरीका है और मस्क और उनकी कंपनी ने इस दृष्टिकोण को शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है। हलचल उस प्रत्येक घटक को सक्रिय करती है जिस तक आपको पहुंचने की आवश्यकता है। खरीदार, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, भावी कर्मचारी, प्रशंसक, निवेशक, ब्लॉगर और यहाँ तक कि लेखक भी। एक छोटी संस्था हो सकता है जिसके पास समाचारों की समान पहुंच नहीं है कि अगुवा के रूप में आप ईमेल, ब्लॉग
कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया और सामुदायिक भागीदारी का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका विजन उन लोगों तक पहुंच पा रहा है जो उसे जानना चाहते हैं। इसके अलावा आपके प्रसन्न उपभोक्ता आपके विजन को दूर दूर तक फैलाएंगे। मस्क कहते हैं कि वे विज्ञापन पर एक भी पाई खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके उपभोक्ता अपने अनुभव को अपने पड़ोसियों के साथ जरूर साझा करेंगे। क्या आपके कर्मचारियों को उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और उनके कर्मचारियों को आपके विजन को समझाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? आपके केक, आपकी टैक्स सेवा, आपके ऑटो मरम्मत के व्यवसाय में ऐसा क्या खास है कि आपका उपभोक्ता उसे अपने पड़ोसी को बताए? ये आपके उत्पादों और सेवाओं ग्राहक सेवा में दिखाई देना चाहिए, और ये एक ऐसा विशिष्ट और अविस्मरणीय उपहार है जो उपभोक्ताओं को आपको अपने मित्रों तक पहुंचाने में मदद करता है। CNBC के एक साक्षात्कार में जब मस्क द्वारा की जाने वाली इन कोल्ड कॉल का जिक्र आया तो कैंट्रेल का ये कहना था। कैंट्रेल ने कहा कि उन्हें मस्क की एलिवेटर पिच को इतनी बार सुना है कि वे एक दशक से अधिक के बाद अब भी उनके भाषण को याद से सुना सकते हैं। मैं एलन मस्क हूँ, मैं एक इंटरनेट बिलियनियर हूँ। मैंने पेपाल और X.com की स्थापना की। मैंने X.com को नकद $165 मिलियन के बदले कॉम्पैक्ट को बेच दिया, और मैं इस पैसे से अपनी बाकी की जिंदगी समुद्र तट पर माई तेज पीते हुए बिता सकता था। लेकिन मैंने ये तय किया कि मानवता को जीवित रखने के लिए एक बहुग्रह प्रजाति बनाने की जरूरत है, और मैं अपने इस पैसे से कुछ करना चाहता हूँ ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मानवता ऐसा कर सकती है, और मुझे रूसी रॉकेटों की जरूरत है, और मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ। How Elon Musk cold calls to rocket scientists helped kickstart SpaceX, 28 अगस्त 2018 को प्रकाशित। ऐसा भी प्रतीत होता है कि मस्क ने इन संबंधों का निर्माण उनकी विशेषज्ञता को सुनने की ईमानदार इच्छा के चलते और या इसलिए किया क्योंकि वे उन्हें कुछ ऐसा प्रदान करना चाहते थे जिसकी उन्हें जरूरत है, और वो भी कुछ पाने की अपेक्षा किए बिना। ये हम में से प्रत्येक के लिए सच होना चाहिए। अगर हमारे पास एक रोमांचक दृष्टिकोण है और हम उसे जुनून और स्पष्टता के साथ दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होगी जो इसका अनुसरण करना चाहेंगे या फिर सिर्फ आपके दृष्टिकोण से प्रभावित होकर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। अगर हम लेने के बजाय देने के आधार पर संबंध स्थापित करते हैं तो बात पक्की हो जाएगी। मस्क को किसकी तलाश थी? वो कहते हैं कि पहले पहल तो वे ज्ञान और कौशल की तलाश में थे, लेकिन उन्हें बाद में इस बात का एहसास हुआ कि चरित्र अधिक मायने रखता है। मैंने आमतौर पर जो सबसे बड़ी गलती की है और मैं उसे सुधारने के प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने किसी की प्रतिभा पर बहुत अधिक भरोसा कर लिया जो वास्तव में उनके व्यक्तित्व के लायक नहीं था। वास्तव में ये मायने रखता है कि क्या किसी का दिल अच्छा है। ये वास्तव में मायने रखता है, और मैंने ये सोचने की गलती की है कि कभी कभी ये मस्तिष्क के बारे में है। एक्सिस्टेंस। आपको और मुझे किसकी तलाश करनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि मस्क के मापदंड ठोस हैं। वे चरित्र और प्रतिभा वाले लोगों की तलाश करते हैं। कभी मेरे सहयोगी रहे 3 सबसे प्रतिभाशाली लोग स्पष्ट रूप से बिल्कुल बेईमान थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। मुझे तीनों के मामले में पता था, लेकिन मैंने उनकी प्रतिभा के कारण उनके चरित्र की कमी को नकार दिया। इन तीनों ने ही अंततः मुझे और मेरे व्यवसाय को कमजोर करने की भरपूर कोशिश की। प्रभावी तरीके से नेटवर्क कैसे करें? ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे मस्क के पास तकनीकी मित्रों का एक ऐसा आधार मौजूद हो जिनसे वे यूनिवर्सिटी में मिले थे। दुनिया को लेकर उनके विचार समान थे और वे एक समान विविधता का आनंद लेते थे। वे बाद में रणनीतिक तरीके से कुछ चुनिंदा क्लबों या फिर ढीले ढाले समूहों में शामिल हो जाएंगे जो एकजुट समूहों को पेश करते थे, जैसे ऐसे शौकीन जो रॉकेट या इलेक्ट्रिक कार बनाना पसंद करते थे। साइकिल के कारोबार में जहां मैंने अपना अधिकांश व्यावसायिक जीवन व्यतीत किया, वास्तव में सफल कंपनियों में से कोई ऐसे ही शौकीन लोगों के समूहों से निकली जिन्हें कुछ नया करने के लिए अपनी साइकिल का रुख करना बेहद पसंद था, जैसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर खतरनाक गति से रेस लगाना या फिर 20 इंच की साइकिल को रैंप से कुदवाना और पलटी मारना। आपके उद्योग के शौकीन मुलाकात कहाँ करते हैं? कौन नेतृत्व या आयोजन या फिर नवाचार कर रहा है? उन लोगों को खोजें
या फिर उनमें से एक हो जाएं। अपने समय, ऊर्जा, उत्साह, प्रचार और प्रतिभा के दाता बने। उनके उत्साह, विचारों, दृष्टि को अवशोषित करें और फिर इन सब को अपने स्वयं के व्यवसाय पर लागू करें। मस्क ने बार बार अपने हर कारोबार में यही काम किया है। निर्भीक नेटवर्किंग। चेतावनी, हो सकता है आपको ये खंड पसंद ना आए। अपने व्यवसाय और जीवन को बदलना चाहते हैं? अपने आप से आगे बढ़ें। अपने अहम को अपनी असफलता के रास्ते में ना आने दें। दरवाजे अपने आप नहीं खुलते हैं, आपको उनके पार जाने के लिए चलना पड़ता है और ना को अपनाना सीखना होता है। 20 साल की उम्र का होने तक मस्क को लगभग सार्वभौमिक रूप से एक बेहद शर्मीले युवा के रूप में वर्णित किया जाता है और शायद ही कुछ को उनकी भविष्य की क्षमता का कोई निशान दिखाई दिया हो। लेकिन शर्मीले हों या नहीं, मस्क ने कभी भी मदद, आदेश, वित्तीय पोषण, साझेदारी या फिर संबद्धता मांगने में शर्म नहीं महसूस की। वॉलमार्ट का खरीदार शायद आपसे कम पढ़ा लिखा है और उसका वेतन भी आपसे कम है। आपको उनसे या फिर किसी अन्य खरीदार से डरने की क्या आवश्यकता है? वो बैंकर आपको जिससे ऋण लेने के लिए संपर्क करने की आवश्यकता है, शायद अपना काम खोने को लेकर अधिक डरा हुआ है, क्योंकि वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सका है जितना आप ऋण मांगने से डर रहे हैं। इस प्रकार के विचारों का आना सफलता को नष्ट करता है। नेटवर्किंग आयोजनों में भाग लेना व्यापार को स्थापित करने में काफी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन मैं कई ऐसे मालिकों और विक्रेताओं को जानता हूं जो इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने से डरते हैं। ये अस्वीकार किया जाना बिल्कुल वही डर है जो लोगों को कोल्ड कॉल करने या फिर फोन करके ये जानने में कि क्या खरीदारी का निर्णय हुआ या नहीं के दौरान प्रतीत होता है। मस्क के बारे में पढ़ने के बाद ये सामने आएगा कि उनका कोई ऐसा नकारात्मक पक्ष नहीं है। उम्र के 20वें साल के प्रारंभ में वे प्रमुख अखबारों से संपर्क स्थापित कर रहे थे ताकि उन्हें स्थानीय व्यवसायों के इंटरनेट विज्ञापनों की अपनी योजना बेच सकें। 30 की उम्र में वे ICBM खरीदने के लक्ष्य के साथ रूस के सरकारी अधिकारियों के संपर्क में थे। अगर आप नेटवर्क के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको When Friday is not payday पढ़ने की सिफारिश करूंगा। सभी मानव संसाधनों को महत्व देना। कोई भी कंपनी लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी उत्पाद या सेवा को बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे में ये समूह कितने प्रतिभाशाली और परिश्रमी हैं और वे एकजुट होकर अच्छी दिशा में कितना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, कंपनी की सफलता इस पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर आप एक कंपनी तैयार कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ लोगों को अपने साथ लाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। एलन मस्क, सिंपल थिंग कोल्ड लाइफ। 2019 के नवंबर तक स्पेसएक्स और टेस्ला ने संयुक्त रूप से 52,000 लोगों को रोजगार दिया। अगुवाओं को नेतृत्व करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है और सही लोगों का चयन करना किसी भी व्यवसाय की सफलता का एक बड़ा घटक है। मेरा आजीवन मंत्र सबसे अच्छे काम करने वालों को चुनकर रखना और उन्हें अपना काम करने की आजादी देना रहा है। मस्क भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। मैं उस दर्शन पर जोर देना चाहूंगा जो मैं स्टार्टअप चरण वाली कंपनियों के साथ रखता हूं, जो एक प्रकार का विशेष बलों वाला दृष्टिकोण है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक ग्रेड लाना उत्कृष्ट है। मेरे ख्याल से अगर स्टार्टअप कंपनियों को अंततः बड़ी और सफल कंपनियों में तब्दील होना है तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हमने काफी हद तक ऐसा ही करने की कोशिश की है, लेकिन हम कुछ स्थानों पर रास्ता भटक गए हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों को हम उस आधार पर आगे बढ़ने देते हैं वो बुरे हैं। ये सिर्फ विशेष बलों और एक नियमित सेना के बीच वाला अंतर है। अगर आप वास्तव में एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और अंततः कंपनी को सार्थक रूप दे पा रहे हैं तो आपके पास संगठन में बहुत अधिक समर्पण और प्रतिभा मौजूद है। एलन मस्क, हाई एक्सिस्टेंस। नेटवर्किंग वाले पिछले अध्याय में हमने उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी के प्रसिद्ध कथन को उद्धृत किया कि उनके लोग कितने महत्वपूर्ण थे। स्पष्ट रूप से कार्नेगी मुख्य रूप से अपने शीर्ष स्तर के अगुवाओं और प्रबंधकों के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि इस प्रकार का रवैया कमांड की श्रृंखला को फिल्टर करता है। अगर कोई CEO सिर्फ शीर्ष लोगों को नियुक्त करने के लिए जाना चाहता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसकी दूसरी पाली का सुपरवाइजर
इस बात को जानता है और बिल्कुल उसी प्रकार से नियुक्तियां करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी पाली के सुपरवाइजर के अपने पद पर बने रहने की बहुत कम संभावना है। मस्क को प्रोफेसर्स और डीन्स को अपने मानदंडों को पूरा करने वाले शीर्ष रंग रूटों को खोजने के त्वरित लक्ष्य देने के लिए जाना जाता है। मस्क व्यक्तिगत रूप से शीर्ष कॉलेजों के एरोस्पेस विभागों तक पहुंचेंगे और उन छात्रों के बारे में पूछताछ करेंगे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। उनके लिए छात्रों को उनके छात्रावास के कमरों में बुलाना और उन्हें फोन पर ही नियुक्त कर लेना कोई असामान्य बात नहीं थी। मुझे लगा कि ये एक झूठी कॉल है। माइकल कोलोनो, जिन्हें स्टैनफोर्ड में भाग लेने के दौरान मस्क का फोन आया, इन्होंने कहा, एक पल के लिए तो मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी अपनी एक रॉकेट कंपनी है। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर। क्या ये आपके लिए भी काम करेगा? इस पुस्तक को लिखे जाने के दौरान अमेरिका में बेरोजगारी के ऐतिहासिक रूप से घट जाने के चलते श्रमिकों की भारी कमी हो गई है। कई उद्यमी इस समय मौजूदा माहौल में योग्य लोगों को तलाशने को सबसे मुश्किल काम मान रहे हैं। अगर प्रतिभा को अपने छात्रावास में नियुक्त करना भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो और कौन से रचनात्मक तरीके काम आएंगे? स्पेसएक्स का नियुक्ति करने का मॉडल शीर्ष स्कूलों में शीर्ष अंक प्राप्त करने पर कुछ जोर देता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उन इंजीनियरों की ओर जाता है जो अपने जीवन के दौरान टाइप ए वाले व्यक्तित्व लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कंपनी के नियोक्ता ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो रोबोट निर्माण की प्रतियोगिताओं में विशिष्ट हो सकते हैं, या फिर कार रेसिंग के ऐसे शौकीन हैं जिन्होंने सामान्य वाहन निर्मित किए हैं। उनका मकसद ऐसे लोगों को तलाशना है जिनमें जुनून टपकता हो, जो साथ ही एक टीम के हिस्से के रूप में काम कर सकते हो और जिनके पास धातु को मोड़ने का वास्तविक दुनियावी अनुभव हो। स्पेसएक्स के साथ प्रतिभा अधिग्रहण की प्रमुख के रूप में 5 साल तक काम करने वाली डॉली सिंह कहती हैं, यहाँ तक कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका काम सिर्फ कोड लिखने का है, तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यांत्रिक चीजें कैसे काम करती हैं। हमें ऐसे लोगों की तलाश थी जो बचपन से ही चीजों का निर्माण कर रहे हों। कई बार ये लोग सामने वाले दरवाजे से चलते हुए आते हैं और कई बार सिंह को इन्हें तलाशने के लिए मुट्ठी भर उद्यमिता तकनीकों पर निर्भर होना पड़ा। वे जल्द ही एकेडमिक पत्रों के जरिए विशिष्ट कौशल वाले इंजीनियर्स को फुसलाने, प्रयोगशाला में शोधकर्ता को कोल्ड कॉलिंग करने और कॉलेज से निकलते ही उन्मत्त इंजीनियरों को चुनने के लिए मशहूर हो गईं। व्यापार मेलों और सम्मेलनों में स्पेसएक्स के नियोक्ता चिन्हित किए गए उम्मीदवारों को गुप्त तरीकों से लुभाते। वे उन्हें काले लिफाफे सौंपते जिनमें एक विशिष्ट स्थान और समय, आमतौर पर उस स्थान के आसपास के एक बार या रेस्टोरेंट पर मिलने का आमंत्रण होता। एक प्रारंभिक साक्षात्कार के लिए नियत स्थान पर पहुंचने वाले उम्मीदवारों को इस बात का पता चलता कि वे उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें सम्मेलन में मौजूद तमाम लोगों के बीच से चुना गया है। उन्हें तुरंत ही विशेष और प्रेरित महसूस करवाया जाता था। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर से मैंने बड़े पैमाने पर एक साधारण लेकिन काफी हद तक स्पष्ट तौर पर सफल तरीके के बारे में लिखा है, जिसमें स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से टेम्प टू हायर विधि का उपयोग करके शीर्ष पायदान वाले लोगों को नियुक्त किया जाता है। आपको 90 दिनों के लिए एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन आपको नियुक्ति के लिए एजेंसी को सिर्फ ये समझाना पड़ता है कि आपको किन कौशलों और गुणों की आवश्यकता है। इसके लिए नौकरी के विज्ञापन देने, आवेदनों से गुजरने, फोन करके मिलने का समय निश्चित करने, दिमाग को थका देने वाले साक्षात्कारों को आयोजित करने, गलत सवाल पूछने पर मुकदमों का सामना करने या फिर निराश उम्मीदवारों को आवाज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे और अधिक बताने की आवश्यकता है? मस्क ने कभी भी अपने प्रतिद्वंदियों के यहाँ से शीर्ष संभावनाओं को नियुक्त करने में शर्म नहीं की। उन्होंने कई शीर्ष लोगों को नियुक्त किया है जो एक पुरानी स्कूल कंपनी के बजाय एक भविष्य उन्मुख जीवंत कंपनी का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत और कम त्वरित आय के साथ भी तैयार हैं। इस मस्क विधि का एक अंधेरा पहलू भी है। कर्मचारियों को लेकर उनकी मंथन दर बहुत अधिक है।
इसके पीछे कई कारण हैं। मस्क मूर्खों से प्रसन्नता पूर्वक नहीं मिलते। वे ऐसे लोगों को बहुत जल्द काम से निकाल देते हैं जो उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे होते। मस्क इस बात पर जोर देते हैं कि कर्मचारियों के पास एक समस्या को प्रस्तुत करते समय ही उसका समाधान होता है। इस मामले पर विफलता नौकरी छीनने वाला अपराध साबित हो सकती है। मस्क कभी भी ये नहीं सुनना चाहते कि कुछ किया नहीं जा सकता। इस स्टार्टअप कंपनी के अपने उतार चढ़ाव होते हैं और इसके साथ ही आती है बर्खास्तगी। जोखिम उठाना। क्या ये अध्याय आवश्यक है? जैसा कि परिचय में उल्लेखित किया गया है, एलन मस्क बहुत अनोखे हैं। मैं उनके जैसा नहीं होना चाहता और यहाँ तक कि वे आपसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों से उनके जैसा होने की उम्मीद ना लगाएं। लेकिन क्या आप इस पुस्तक के कार्यों के मामले में उनका 100वां हिस्सा भी हो सकते हैं? फोर्ब्स के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ति 21 बिलियन डॉलर की है। ये टेस्ला के लिए 10 बिलियन डॉलर से अधिक और स्पेसएक्स के लिए भी 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मस्क की कार्यक्षमता का 1% भी काम कर लेते हैं तो 47 की उम्र तक आपकी संपत्ति 210 मिलियन डॉलर हो सकती है। ठीक है, इसके 1/1000 होने के बाद में क्या आपकी संपत्ति होगी 21 मिलियन डॉलर? क्या ये आप हैं? इसे 1/10,000 तक नीचे ले जाएं। हो सकता है कि आपकी संपत्ति 2 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो, ताकि आपको दोबारा काम ही ना करना पड़े। इस राशि के बदले आपको सालाना कम से कम 120,000 डॉलर तो मिलने तय हैं। आइए एक वस्तु सूची लेते हैं। आप शायद मस्क के 75% जितने स्मार्ट हों। हो सकता है कि उनसे अधिक शिक्षित हों। उनके पास सिर्फ 2 BS डिग्री हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आप उनसे 50% ही शिक्षित हैं, क्योंकि आपके पास 2 वर्षीय डिग्री है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उनके सामने सिर्फ 1% पढ़े हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में शायद प्रतिवर्ष 100 पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन क्या आपने प्रतिवर्ष कम से कम एक भी पढ़ी है? वंशावली को लेकर क्या? उनका पारिवारिक इतिहास शानदार है। कई स्मार्ट, प्रतिभाशाली और सुंदर लोग। हालांकि उनका बचपन बदमाशी, तलाक और एक अपमानजनक पिता के साए में बीता। हो सकता है कि आपको भी अपने प्रारंभिक सालों में परेशानियों का सामना करना पड़ा हो और आपकी वंशावली भी इतनी प्रभावशाली ना हो। क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि आपको अपने जीवन में 25% भी अच्छी शुरुआत मिली? 20 वर्ष की आयु में मस्क की आर्थिक स्थिति पर विचार करें, जो $0 पर थी। हो सकता है कि इस मामले में आप उन्हें पछाड़ते हों। तो फिर ऐसा क्यों है कि मस्क की संपत्ति 21 बिलियन डॉलर की है और आपकी नहीं है? हो सकता है कि अब तक आप अपने खेल के स्तर को कुछ साधारण तरीकों से ही उठाने के लिए प्रेरित हों। अच्छी नियुक्ति करें, अच्छी नेटवर्किंग करें, अधिक उत्सुक हों, लक्ष्य निर्धारित करें, दूरदृष्टि रखें और एक अच्छे अगुआ बने। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि अगर आप इन 6 क्षेत्रों में सुधार करते हैं तो आप अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में ही आय, व्यक्तिगत सफलता और आनंद को बेहद प्रतिभाशाली तरीके से बढ़ा सकते हैं। और जोखिम लेने से बड़ा क्या है? मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि 3 ऐसी चीजें हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि आप कितना पैसा कमाएंगे। क्या आप चीजों और लोगों का प्रबंधन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक अच्छे विक्रेता हैं और बेचने के इच्छुक हैं? क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? अगर आप अपने व्यवसाय में हैं, तो आप में स्पष्ट रूप से जोखिम उठाने की कुछ कम भूख होगी। आप अपने व्यवसाय में कम आय, संभावित विफलता और कुछ समय, ऊर्जा, भावना और अपने भाग्य को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ 100 बिलियन डॉलर हो, तो क्या आप मुड़कर उसकी पाई को एक रॉकेट कंपनी स्टार्टअप, एक इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप और एक सोलर पैनल स्टार्टअप में निवेश करेंगे? क्या आप ऐसे बन सकते हैं कि आप इनमें से एक की संभावना को बेहतर बनाने के लिए किसी दूसरी का बलिदान करने को तैयार नहीं होंगे? क्या आप पर्याप्त मात्रा में दूसरों के पैसे को भी जोखिम पर लगाने को तैयार होंगे? क्या आप इसके बाद प्रति सप्ताह 100 घंटे तक काम करेंगे, जब तक कि आप अपनी क्षमता की हर आखिरी बूंद को सफलता के लिए सुनिश्चित ना कर लें? मैं भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। अब जब ये विकल्प बाहर हो चुका है, पूछा जाने वाला असल सवाल ये है, आप किसी विशेष प्रतिफल को पाने के लिए
कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं। बिक्री के लिए लोगों को नियुक्त करते समय मेरे पास प्रस्तावों का एक मानक सेट होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें कमाने के लिए कम से कम कितनी रकम की आवश्यकता है, जिससे उन्हें अपने घर की बिजली कटने की चिंता ना रहे। मान लेते हैं कि जब आता है $2500 प्रति माह, मैं उन्हें समझाता हूँ कि मैं उन्हें किराए के पैसों के लिए इतना बेताब नहीं देखना चाहता कि हताशा उनके पोर पोर से झलक कर बाहर दिखाई दे। मैं सुझाव देता हूँ कि बिक्री से जुड़े लोगों को भुगतान करने के लिए मेरे पास दो वैकल्पिक प्रस्ताव हैं। एक तरीका तो है $2500 प्रति माह और 5% कमीशन का भुगतान करने का। दूसरा तरीका $2500 और 10% कमीशन, जो $1 से शुरू होता है। दूसरे मामले में बिक्री करने वाले व्यक्ति को आधार को कमाने के लिए आवश्यक रूप से कम $25,000 की बिक्री करनी होगी, और जब तक वो $50,000 की बिक्री नहीं करता है, तब तक वो पहले तरीके से कम ही कमाएगा। हालांकि $50,000 के बाद दूसरा तरीका कहीं अधिक बेहतर भुगतान प्रदान करता है। आप कौन सा चुनेंगे? अगर आप पहला तरीका चुनते हैं तो आप जोखिम मुक्त हैं, और अगर आप दूसरा तरीका चुनते हैं तो आप जोखिम के प्रतिकूल हैं, जिसका मतलब है आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत जोखिम पसंद करते हैं। अब ये परीक्षा आपको दुनिया के एलन मस्क को आपसे और मुझसे अलग करेगा, लेकिन ये जोखिम के बारे में आपकी वर्तमान भावनाओं का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है। संभवतः अगर आप प्रस्ताव के बाद मेरा रुख करें और कहें मैं 15% लूंगा और कोई आधार या ड्रॉ नहीं, तो ये आपको सांत्वना के साथ आगे ले जाएगा। आप और आगे बढ़कर ये भी कह सकते हैं कि अगर आप तीसरे महीने तक कम से कम $25,000 की बिक्री नहीं कर पाए, तो आप कंपनी का समय बर्बाद करने के चलते अर्जित किए तमाम कमीशन लौटा देंगे। मस्क के उद्यमों में ऐसे सैकड़ों निवेशक और कर्मचारी थे जिन्हें ऐसे जोखिम पसंद थे, लेकिन वहां पर बड़ी रकम मिलने का वादा भी था। और ये जोखिम समीकरण का दूसरा पक्ष है। मैं $1,00,000 का जोखिम नहीं उठाऊंगा, न ही प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करूंगा, और न ही व्यापार में अंतहीन मात्रा में भावनात्मक इक्विटी निवेशित करूंगा, जहां मैं प्रतिवर्ष $75,000 से ही संतुष्ट होऊंगा। लेकिन मेरी ऐसी सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोगों से जान पहचान है जिन्होंने इस सीमा में होने वाली आय को पाने के लिए समय, ऊर्जा और वास्तविक नकदी का भारी निवेश किया है। कई मामलों में जोखिम उठाने से बड़े फायदे मिल सकते हैं, लेकिन फिर भूख खत्म हो जाती है। इसलिए मायावी या अनिश्चित संभावित लाभ के रूप में जो देखा जाता है, दर्द या हानि का जोखिम उसकी तुलना में बहुत अधिक होता है। क्या इसका ये मतलब है कि कोई जो भी इस स्थिति में है उसे अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक ऐसा व्यवसाय बनाने में सफलता पाई है जो उन्हें और उनके परिवार को एक स्थिर और निरंतर आय प्रदान कर रहा है। ये उस स्तर पर जोखिम से या आय के उस स्तर से 2 बार वापस आकर्षित करने के लिए एक चरित्र दोष नहीं है। हालांकि जोखिम की निरंतरता पर आप कहाँ खड़े हैं, इसकी स्पष्ट समझ आपको अपने व्यवसाय को विकसित करने के अन्य तरीकों की तुलना में जोखिम लेने पर भरोसा करने से मिलेगी। बाधाओं से पार पाना। एक कंपनी को शुरू करना कांच खाने और रसातल में घूरने जैसा है। मस्क कहते हैं अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप पहल कोई कंपनी शुरू करते हैं तो बहुत आशाएं होती हैं और चीजें बेहद अच्छी। प्रारंभ में खुशी 7वें आसमान पर होती है, और फिर इसके बाद आपको हर प्रकार के मुद्दों का सामना करना पड़ता है और खुशी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके बाद आप परेशानियों का सामना करते हैं और आखिरकार अगर आप सफल हो जाते हैं, और अधिकांश मौकों पर आप सफल नहीं होंगे, और टेस्ला भी लगभग असफल हो गई थी। इस विफलता के कगार पर पहुंच गई थी कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो आखिरकार काफी लंबे समय के बाद आप प्रसन्न होंगे। ये कितना सच है। मैंने जब कई साल पहले अपने लिए काम करना शुरू किया था तो मैं उतना दर्द सहने को बिल्कुल तैयार नहीं था जितना मुझे सहना पड़ा, और मैं जितना सफल हुआ हूँ उससे कहीं अधिक असफलता का सामना किया है। लेकिन प्रत्येक विफलता से मैंने सबक सीखा, और सफलता उनके बिना संभव ही नहीं है। एलन मस्क इंक। ये अध्याय अपने आप में एक पुस्तक भी हो सकता है। टेस्ला के प्रारंभिक दिनों में एक आपूर्तिकर्ता ने समझाया
कि एक दरवाजे को बदलना इंजन को बदलने से कहीं अधिक कठिन काम है। वो यानी इयान राइट उस समय हैरान रह गया जब एक लोटस इंजीनियर ने उन्हें बताया कि एक इंजन को दोबारा डिजाइन करना एक दरवाजे को दोबारा बनाने से कहीं आसान है। ये बाद में टेस्ला की थीम बन गया। प्रतीत होता है कि सरल भागों में जटिल पेचीदगियों का पता चलता है। आपको एक दरवाजे के किनारों में ताले, स्विच और खिड़कियां भी फिट करने होंगे ताकि आप हवा और बारिश को दूर रख सकें और जब उन्हें बंद करें तो आपको संतोषजनक आवाज सुनाई दे। भविष्य के एक कार निर्माता को शायद पागल कर देने वाले तरीके से विनिर्माण सहनशीलता को नेगेटिव करना होगा। बिजनेस इनसाइडर। टेस्ला की प्रारंभिक टीम एक बिल्कुल नई कार बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ऐसा करने के क्रम में वे अपने उद्देश्य में फिट होने के लिए एक मौजूदा कार को बदलने को लोटस पर भरोसा कर रहे थे। वे जानते थे कि बैटरी को संभालने के लिए उन्हें चेसिस में बड़ा बदलाव करना होगा, लेकिन वे जल्द ही ये बात जान गए कि एक नई कार बनाना कितना कठिन काम है। अब ये मानकर चलें कि ये उन सबसे आसान बाधाओं में से एक थी जिनसे मस्क अपने लगभग 30 सालों के करियर में कंपनियों, उत्पाद और सेवाओं के निर्माण के दौर पार पाते आए हैं। बाधाओं से पार पाने को लेकर किसी भी कंपनी का प्रारंभिक बिंदु क्या है? मैं सिर्फ 3 पेश करना चाहूंगा और वो भी सीधे एलन मस्क के मुंह की बात को छीनते हुए। मस्क सफलता की संभावना पर नजर डालने के साथ शुरुआत करते हैं। उसके लिए ये एक तरीका है जो वैज्ञानिक पद्धति और निर्णय लेने के लिए उसके 6 चरणों के माध्यम से आया है। एक निर्णय हो जाने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मस्क कभी हार नहीं मानते। हालांकि एक नई कार या रॉकेट को बनाने की राह में कई बाधाएं हैं और मानव मस्तिष्क को अपने कंप्यूटर से जोड़ने का तो उल्लेख ही नहीं करूंगा। तो यहाँ पर वो 3 दृष्टिकोण हैं जिनका मैंने वादा किया था। इसके नाकाम होने की दिशा में तैयार रहें। अगर आपके पास पहले से एक बैकअप प्लान तैयार है तो एक विफलता से उबरना काफी आसान हो जाता है। एलन मस्क, फोर्ब्स। बाजार में बहुत सी ऐसी सक्सेस पुस्तकें उपलब्ध हैं जो आपको बिल्कुल उल्टा बताएंगी कि अगर आपके पास प्लान बी है तो ये प्लान ए के विरुद्ध काम करेगा। मैं मस्क से सहमत हूँ। वास्तव में व्हेन फ्राइडे इज नॉट पेडे में मैं एक विधि का लंबा विवरण देता हूँ जिसमें 3 ट्रैक सोच का उपयोग होता है। मैं उसे साबित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूरा संदेह है कि मस्क के पास अक्सर प्लान ए और बी के अलावा आवश्यकता के हिसाब से प्लान सी भी होता है। निश्चित रूप से ऐसी सलाह देने वाले मस्क कोई पहले व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर विफलता एक विकल्प है। अगर चीजें विफल नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त नवाचार नहीं कर रहे हैं। एलन मस्क, फोर्ब्स। ये एक मूल उद्यमीय सोच है। व्यापार के प्रत्येक पहलू में हमेशा सुधार की तलाश में रहें। पूरी तरह से खुले दिमाग और नई चीजों को आजमाने की इच्छा रखें। मस्क आगे कहते हैं, कुछ लोगों को बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास विकल्प के रूप में सिर्फ आपदा ही है तो आपको बदलाव को गले लगाना ही होगा। एलन मस्क, ब्रेनिकोट। अगर आपकी संस्था बदलाव को लेकर अत्यधिक बाधक है, सभी संस्था काफी हद तक बदलाव की विरोधी होती हैं, तो आपको अपनी संस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा है बाधाओं पर काबू पाने के संबंध में मस्क का एक बेहद लोकप्रिय बयान, जिसको लेकर और किसी टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं है। आपको इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि आप गलत हैं। आपका लक्ष्य कम गलत होना है। एलन मस्क, इंक। वृद्धि संबंधी सुधार पर जोर देना। तो वास्तव में 2 ऐसे प्रमुख आयाम हैं जिनके साथ अगर अनुकूलता और किसी चीज को राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध करवाना हासिल किया जा सकता है। एक है डिजाइन पुनरावृत्ति, जो किसी चीज के कई संस्करणों के जरिए चलती है, और इसके बाद दूसरा है आकारिक मितव्ययिता। आपको एक सम्मोहक जन बाजार उत्पाद का निर्माण करने के लिए इन दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए अगर आप सेलफोन पर ही नजर डालें तो हम अब तक इनके कितने सारे डिजाइनों को देख चुके हैं, और देखिए इन्हें किस पैमाने पर निर्मित किया जाता है, जो वास्तव में काफी बड़ा है। और फिर यही वो चीज है जिसने हर किसी को अपनी जेब में सुपर कंप्यूटर रखने के लायक बनाया है।
कोड कॉन्फ्रेंस 2016 का वीडियो। क्या आपने कभी वृद्धिशील सुधार की गणना की है? सोशल मास्टरमाइंड में मेरे साझेदार क्रेग कोरोट को अपने बिजनेस कोचिंग के हिस्से के रूप में बेहद शानदार संगोष्ठी करता है। क्रेग एक ब्रायन ट्रेसी उत्पाद फोकल पॉइंट बिजनेस कोचिंग फ्रेंचाइजी का मालिक है। क्रेग को फोकल पॉइंट के जरिए वृद्धिशील सुधार की अवधारणा में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। कई उद्यमी जो अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वे केवल शीर्ष रेखा को देखते हैं और अपने सारे प्रयास बिक्री बढ़ाने में ही लगा देते हैं। और निश्चित होने के लिए व्यापार वृद्धि चक्र में ऐसे भी चरण होते हैं जहां ये वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि स्टार्टअप के मामले में। हालांकि बिक्री किसी उद्यम के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण है, बिक्री सब कुछ नहीं साबित हो सकती। लाभ या फिर और अधिक सटीक तरीके से फ्री कैश फ्लो ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो वास्तव में आपकी व्यक्तिगत आय में सुधार करता है। फ्री कैश फ्लो आपके व्यवसाय के कई चलायमान भागों, बिक्री, लाभ, ओवरहेड, पूंजी की आवश्यकता सहित बहुत कुछ का एक संयोजन है। चीजों को और अधिक विस्तृत करते हुए, लाभ, कीमत और लागत का एक संयोजन है। ओवरहेड के निश्चित और अस्थिर खर्चे होते हैं। इन दोनों के बीच कई ऐसे लाइन उत्पाद भी होते हैं और फ्री कैश फ्लो पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो आइए मान लेते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत शुद्ध आय को 30% तक बढ़ाना चाहते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिक्री में 30% की वृद्धि उस परिणाम को पूरा करेगी, कम या अधिक। इस प्रयोग के प्रयोजनों के लिए हम इसे सच मान लेते हैं। बिक्री $30,000, बिक्री की लागत $15,000, ओवरहेड $10,000, लाभ $5,000। बिक्री में 30% वृद्धि, बिक्री $39,000, बिक्री की लागत $17,700, ओवरहेड $11,200, लाभ $6,500। क्या होगा अगर आप बिक्री में 10% की वृद्धि, माल की लागत में 10% की कमी, बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर, और ओवरहेड में 10% की कमी, ये भी बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर करें? बिक्री $33,000, बिक्री की लागत $15,930, $17,700 का 90%, ओवरहेड $10,180, $11,200 का 90%, लाभ $6,890। आप देख सकते हैं कि अन्य घटकों पर ध्यान देकर आप बिक्री में कम वृद्धि के साथ भी घर अधिक शुद्ध आय ले जाने में सफल रहेंगे। क्या आपको हमेशा ओवरहेड या फिर माल की लागत में 10% की कमी मिलेगी? शायद हाँ और नहीं भी। लेकिन विचार करें कि सिर्फ अधिक बिक्री के पीछे जाने के मुकाबले प्रत्येक लाइन आइटम आपको शायद बेहतर नतीजे दे सकता है। मस्क वृद्धिशील सुधार पर काफी जोर देते हैं। आप लगभग प्रत्येक साक्षात्कार में देख सकते हैं कि वे चीजों के विनिर्माण पक्ष को लेकर परेशान हैं। इसके बाद वे जल्द ही थ्रम्पुट की गति, मानव बनाम रोबोटों के सबसे अच्छे प्रयोग और गुणवत्ता को सुधारने के तरीकों पर आ जाते हैं। यहाँ पर टेस्ला कारखाने का एक वीडियो है, आप जिसका आनंद उठा सकते हैं। मस्क नाना प्रकार से चर्चा करते हैं कैसे एक मौजूदा टर्नटेबल जो कार को एक रोबोट से दूसरे रोबोट के हवाले करने के दौरान कार को घुमाती है, को खत्म किया जा सकता है। अगर वे कोई ऐसा तरीका खोज सकें जिससे कार सीधे एक रोबोट से दूसरे रोबोट तक पहुंच सके। उस वीडियो के दौरान मॉडल 3 की असेंबली लाइन की गति 0.6 एमपीएस थी, जबकि मॉडल एस की 1 एमपीएस तक। और कैसे एक एकल स्थान पर एक अकेला बोल्ट थ्रम्पुट की वृद्धि में अड़चन साबित हो सकता है। मस्क को किसी कारखाने में चहलकदमी करने, किसी ऐसे उत्पाद पर नजर पड़ने जो उनके प्रशिक्षित नजरों में आता है, और उस भाग को लेकर कर्मचारियों के साथ पहले सिद्धांत के बारे में और सुधार कैसे किए जा सकते हैं, या फिर लागत को कम कैसे किया जा सकता है, के विषयों में बातचीत करने के लिए जाना जाता है। वृद्धिशील सुधार करना आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू पर लागू हो सकता है। धावक इस बात को जानते हैं और वे अपने समय के सेकंड भर में शरीर के किसी हिस्से को शेव कर लेते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण अपने ग्राहकों को उनके समय के अधिक कुशल उपयोगकर्ता बनने में मदद करने के लिए, उच्च प्राथमिकता के लिए खाली समय के लिए, समय के कार्यों का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सोचिए कि आपको अपनी व्यक्तिगत दक्षता और प्रदर्शन में 5,
3% सुधार और अन्य 20 3% सुधार विभिन्न प्रक्रियाओं, प्रगतियों, मूल्य निर्धारण और अपने व्यवसाय की कीमतों में करने हो, इनका कुल योग बिक्री में 30% वृद्धि के नतीजतन होने वाली शुद्ध आय से कहीं अधिक हो सकता है। एक शानदार शुरुआती जगह प्रत्येक खर्च, प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक उपभोक्ता, प्रत्येक कर्मचारी की तरफ देखने और उन सब से ये बुनियादी सवाल पूछने में है कि क्या ये मेरी आधार रेखा में योगदान दे रहा है। इसके बाद यही सवाल किसी भी संभावित नए व्यय, कर्मचारी आदि के बारे में पूछना शुरू कर दें। हमने अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, उत्पाद लाइनों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानों पर जोर देते हुए देखा है, क्योंकि मान्यता ये है कि ये चीजें वास्तव में कंपनी के समग्र प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। जनवरी 2019 में जब ये सब कुछ लिखा जा रहा है, स्पेसएक्स और टेस्ला प्रत्येक ने बिक्री बढ़ाने की तैयारियों के बीच कर्मचारियों की संख्या में बड़ी मात्रा में कटौती की घोषणा की है। ये चाहे जितना भी अधिक मुश्किल हो, बाजार में अक्षमता को लेकर कोई सहानुभूति नहीं है। निष्ठुरता, दृढ़ता के साथ जुनून। सुपर हार्ड का क्या मतलब होता है? इतनी मेहनत करें जैसे अभी जागे हों। मैं सिर्फ यही एक बात कहना चाहूंगा, विशेष रूप से अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं। अगर साधारण गणना भी करें तो मान लेते हैं कि कोई दूसरा 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे, तो आप प्रतिवर्ष किसी दूसरी कंपनी के मुकाबले 2 गुना पाएंगे। एलन मस्क, क्यूरोसिटी। अधिकांश छोटे व्यवसायों को आय के एक छोटे से स्तर तक पहुंचने के लिए जुनून की आवश्यकता नहीं होती है। एक अधिवक्ता या एक चिकित्सक एक कार्यालय खोल सकते हैं और थोड़े प्रबंधकीय कौशल के साथ अपनी आजीविका कमा सकते हैं। आप कई कुशल श्रमिकों के विषय में भी बिल्कुल यही बात कह सकते हैं, जो एक कौशल देने या एक सभ्य उत्पाद बनाने की क्षमता के आधार पर व्यवसाय करते हैं। एक उद्यमी आय में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता है। उसकी दिलचस्पी ऐसे अच्छे व्यवसाय में नहीं होती है जो बिलों का भुगतान करता हो। लक्ष्य पैसा, प्रसिद्धि या फिर सफलता नहीं है। ये दूरदृष्टि के बारे में है। सफलता लोगों को लंबे समय तक या बेहतर तरीके से जीने में मदद कर रही है, जीवन में परिवर्तन के अवसर पैदा कर रही है, नई चीजों को आजमाने के लिए रोमांच की पेशकश कर रही है, कुछ उत्पादन करने की लागत को कम करने का एक नया तरीका ढूंढ रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इसके समर्थ हो सकें। ध्यान दें कि धन इन कारकों में से कोई भी घटक नहीं है और ना ही बुद्धि है। वास्तव में उच्च बुद्धिमत्ता कुछ क्षेत्रों, उदाहरण के लिए रॉकेट, को सीखना आसान बना देती है, लेकिन कुल मिलाकर सभी अवयव कभी भी सफलता के प्रमुख कारक नहीं होते हैं। अगर आप अपने जीवन की खोज में इन तीनों तत्वों को जोड़ते हैं तो आप बेहद सफल रहेंगे और पैसा अपने आप ही खिंचा चला आएगा। पैसा उस वास्तविक मूल्य का प्रतिबिंब है जिसे आप तैयार कर रहे हैं। इसका एलन मस्क से क्या संबंध है? वे जब 2001 में पहली बार मेरे पास आए थे, तब उन्हें रॉकेट या फिर अंतरिक्ष की खोज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन वे उसे लेकर बेहद जोश में थे। वास्तव में वे मानवता को एक बहुग्रहीय प्रजाति बनाने की आवश्यकता को लेकर इतने जुनूनी थे कि वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस पर खर्च करने तक को तैयार थे। लेकिन क्योंकि वे बुद्धिमान थे, इसलिए उन्हें ये पता था कि अंतरिक्ष को खोजने के लिए रॉकेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अपने पैसे की आपूर्ति को लंबा खींचने के लिए उन्हें उपलब्ध सबसे सस्ते रॉकेट खरीदने की जरूरत थी। रूसी लॉन्च वाहनों में उनकी रुचि का यही कारण था। उन्होंने जब एक बार अंतरिक्ष बाजार को बेहतर तरीके से समझ लिया, तो वो ये समझ गए कि वहां पर लॉन्च वाहन के बाजार में उथल-पुथल मचाने का एक बहुत बड़ा अवसर सामने है। इसके चलते वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिए अपने समय और पैसे को लॉन्च की समस्या को हल करने में लगाना बेहतर रहेगा, और उन्होंने किसी रूसी वेयरहाउस में अपने धन को फेंकने का इरादा बदल दिया। स्पेसएक्स का जन्म तब हुआ जब एलन जॉन ग्रेवी मेरी नई कंपनी वेक्टर के सह संस्थापक से मिले, जो उस समय अपने गैराज में एक परिपक्व तरल प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण कर रहे थे। एक तरफ जहां उनका प्रयास बचकाना दिखाई देता था और जॉन के पड़ोसी उन्हें लेकर चिंतित थे, एलन को उनमें प्रतिभा दिखाई दी और उन्होंने फैसला किया कि जॉन के छोटे रॉकेट्स कहीं अधिक बड़े हैं।
एलन को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर जॉन जैसे स्पेस काउबॉय बियर के बचे हुए पैसों और साधारण मशीन उपकरणों के साथ 30 फीट लंबा तरल रॉकेट निर्मित कर सकते हैं, तो अधिक धन, शानदार टीम और कड़ी मेहनत के साथ और भी शानदार चीजें संभव हैं। यहाँ पर स्पेसएक्स का जन्म हुआ। अपने प्रारंभिक दिनों में स्पेसएक्स एक स्पष्ट सफलता नहीं थी। एलन और उनके द्वारा चुनी गई टीम निश्चित रूप से कम लागत वाला एक लॉन्चर बनाने को लेकर जुनूनी थे। जाहिर है हम इसमें अच्छे थे और स्पष्ट रूप से इसका बाजार भी था। हालांकि अधिकांश दुनिया बाहर से एलन के खिलाफ दाव लगा रही थी। ये संदेह उन बड़े एरोस्पेस खिलाड़ियों के दंभ के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ था, जो ये सोचते थे कि कोई भी उनसे बेहतर नहीं कर सकता, और विशेषकर स्पेस काउबॉयज जैसा एक झुंड तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा एलन की प्रेरणाओं और उनकी बुनियादी ईमानदारी पर संशय जगाने वालों द्वारा उठाए गए सवाल भी थे। उस समय उद्योग से जुड़े दूसरों ने मेरे सामने स्वीकार किया था कि उन्हें लगता था कि एलन मूल रूप से बेईमान हैं और वे ऐसे वादे कर रहे हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते। मैंने करीब 1 साल बाद स्पेसएक्स को छोड़ दिया, क्योंकि मैं स्पेसएक्स द्वारा जुटाए गए पैसे और मुझे उससे जुटने की उम्मीद भी नहीं थी के साथ उनकी सफलता की क्षमता को लेकर संदेह में था। इसके अलावा मैं मंगल पर उपनिवेश स्थापित करने के मस्क के जुनून को भी साझा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे ये एक मूर्खतापूर्ण काम लगता था जिसे मेरे जीवन काल में पाना असंभव था। मैं दोनों ही मायनों में गलत साबित हुआ। अंततः एलन सफल हुए, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने खुद को कभी भी हारा हुआ माना ही नहीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि उनके पास तीनों अवयव मौजूद हैं, और जब भी उन्हें किसी रुकावट या विफलता का सामना करना पड़ा, दाव लगाना जारी रखा। ये मुझे उस चीज की ओर ले जाता है जो मेरे ख्याल से सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विशेषता है। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये पढ़ा लिखा होना भी नहीं है, ये अनुभव भी नहीं है। ये सिर्फ कभी हार न मानने का दृढ़ संकल्प है। इन पंक्तियों के साथ मेरे पसंदीदा उद्धरणों में से एक रेसिंग द रेन पुस्तक के लेखक गार्थ स्टीन का है। एक विजेता, एक चैंपियन अपने भाग्य को स्वीकार करेगा। वो अपने पहियों के कीचड़ में धंसने के बावजूद जारी रहेगा। वो अपने लक्ष्य की सीध में चलने की पूरी कोशिश करेगा और खुद को रास्ते पर ले आएगा जैसे ही उसे ऐसा करना सुरक्षित लगेगा। हाँ, वो इस दौड़ में कुछ स्थान जरूर हार जाता है। हाँ, वो एक प्रतिकूल परिस्थिति में है, लेकिन वो एक विजेता, एक चैंपियन है, और वो अपने भाग्य को स्वीकार करेगा। वो अभी भी जीवित है। जिम कैंट्रेल, 20 सितंबर 2018 को कोरा के उत्तर में। 2016 में मस्क को अपनी अन्य सफलताओं और इतनी सारी परेशानियों के बाद किसी अन्य कंपनी, उत्पाद या फिर उद्यम की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो फ्रीवे सिस्टम को भूमिगत करने की संभावना को लेकर जुनूनी हो गए। वो जानते थे कि वो इस काम को कर सकते हैं। उन्होंने एक इस्तेमाल की हुई टनलिंग मशीन खरीदी और उसके साथ काम शुरू किया। एक बार लक्ष्य स्पष्ट होने के बाद उन्होंने हमारे शहरों को बेहतर बनाने के लिए मेयर्स और गवर्नर्स और यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी बात करनी शुरू की। क्या आप अपने उत्पाद को लेकर इतने अधिक जुनूनी हैं कि आप उनसे बात शुरू कर दें जिनका फायदा होगा? क्या आप 20 या फिर 30 लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद भी उन लोगों को फोन करना जारी रखेंगे? हर कोई मस्क की अनवरतता के बारे में बात करता है। पेलोटोन टेक्नोलॉजी के सह संस्थापक और टेस्ला में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक डेव लायंस, दिसंबर 2007 में हम चारों अपने देश से डेट्रॉइट तक उड़ान भरते हुए ये देखने पहुंचे कि हम कहां से ट्रांसमिशन करेंगे। ये वो समय था जब वो अपनी पूरी सीमा तक काम कर रहा था और उसे अपनी तमाम चीजें संकट में दिख रही थी। मुझे उसका विवरण देना होगा, लेकिन ये था, मैंने अपना सारा धन और मित्रता इस पर खर्च कर दी है। इसे सफल होना ही होगा। इसे सफल करने के लिए जो भी संभव हो आपको करना ही होगा। आपको इस ट्रांसमिशन को करने के लिए विशेष बल के तरीकों को अपनाने की जरूरत है। मैंने उस रात उनकी आंखों में देखा कि ये व्यक्ति अपने काम में कितना अधिक डूबा हुआ है। मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो अपना सब कुछ दांव पर वैसे लगाने को तैयार हो जैसा मैंने उन्हें उस रात देखा था। व्हाट्स ड्राइविंग एलन मस्क।
एशले वेंस बार बार मस्क के कार्यालय के फर्श पर सोने के, हफ्ते दर हफ्ते 100 से भी अधिक घंटे तक काम करने के, विफलताओं के साथ साथियों का हौसला बढ़ाने के, उस समय अपने खुद के धन को निवेश करना जब ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था, और एक रॉकेट या फिर उत्पाद की अगली लॉन्चिंग के लिए सभी कंपनियों को जोखिम में डालने के उदाहरण देते नहीं थकते हैं। अब जब हम इस लंबी यात्रा के अंत के करीब आ गए हैं, तो एक बार फिर वास्तविकता की जांच करते हैं। बहुत कम उद्यमी इतने अधिक अथक और निरंतर होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका लक्ष्य इसके परे होता है कि वे कितना पैसा अर्जित करने जा रहे हैं। जब किसी व्यवसाय का मालिक होने का कारण सिर्फ पैसा कमाना हो, तो आप जोखिम उठाने के बहुत कम इच्छुक होते हैं और अपने फायदों को बचाए रखने के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं। हालांकि आपके पास अपने उद्यम से संबंधित लक्ष्यों का एक संयोजन हो सकता है। आप जो करते हैं उसके कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, जो आपको जोखिम लेने और किसी और की तुलना में अधिक कठिन काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और उस सूची में एक निश्चित आय भी शामिल हो सकती है। तो ऐसे में एक बीच का रास्ता है। आप एलन मस्क की दृढ़ता और दिल से किए जाने वाले प्रयासों वाले दृष्टिकोण से ऐसा क्या सीख सकते हैं जो आपकी कंपनी के लिए काम करे? आप इसे दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं? निश्चित रूप से उद्यमियों की एक ऐसी नस्ल भी है जो उत्पाद को उसकी उपार्जन क्षमता से कहीं अधिक विशेष अधिकार देते हैं। विषय किसी नए उत्पाद या फिर कंपनी को सफल होते हुए देखने जितना साधारण भी हो सकता है, और मंगल पर उपनिवेश स्थापित करने जितना अलग सोच वाला भी हो सकता है। इस उद्यमियों के लिए निष्कर्ष जोखिम उठाने लायक है। पीछे रहने को विफलता के रूप में देखा जा सकता है, और विफलता कोई विकल्प नहीं है, भले ही ये एक संभावित परिणाम हो। अगर आपको ये बात अजीब लगती है तो इसके बारे में गहराई से सोचें, क्योंकि यही एलन मस्क की पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है, और शायद आपकी कहानी का भी। किसी व्यवसाय को शुरू करना और उसे बढ़ाना उसके पीछे के लोगों के नवाचार, जज्बे और दृढ़ संकल्प के बारे में उतना ही है जितना उस उत्पाद जिसे वो बेच रहे हैं। एलन मस्क इंक। हट बेहद महत्वपूर्ण है। तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको पीछे हट जाने के लिए मजबूर ना किया जाए। एलन मस्क, लाइफ हैक्स। मैं कभी भी हार नहीं मानता। ऐसा करने के लिए मुझे या तो मृत होना होगा या फिर पूरी तरह से अक्षम।